इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 331। एक बार आत्मसात हो जाने के बाद शॉन की लड़ने की शक्ति अनिवार्य रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। एक बार विलय हो जाने के बाद उनका मजबूत न होना अतार्किक होगा। इसके अलावा वह ईविल ड्रैगन आए एक सच्चा स्पिरिट मैजिक टूल था जो एबिसल ईविल ड्रैगन की आंख की पुतली से बना था। किंवदंतियों में एबिसल ईविल ड्रैगन गोल्ड एरा के दौरान प्राचीन देवताओं के सबसे वफादार सेवक थे। उनके पास अंतहीन शक्ति थी और वे क्रोमेटिक ड्रैगन के खिलाफ लड़ सकते थे। लेकिन प्राचीन देवताओं के गिरने के बाद एबिसल ईविल ड्रैगन एबिस में गिर गए। एबिस के बारे में थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि एबिसल ईविल ड्रैगन एबिस में अधिपति प्रकार के अस्तित्व थे। उनके पास कोई निश्चित निवास नहीं था और वे केवल एबिस के विभिन्न कोनों में बहते थे। लेकिन अगर कोई एबिसल ईविल ड्रैगन किसी महान अधिपति के कब्जे वाले एबिसल प्लेन में प्रवेश करता है तो तुरंत ही युद्ध शुरू हो जाएगा। सभी एबिसल ईविल ड्रैगन में महान अधिपतियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी। सबसे शक्तिशाली एबिसल ईविल ड्रैगन स्वर्ग रैंक से भी आगे निकल गए। ऐसे अस्तित्व की लाश में मृत्यु के बाद भी अनंत शक्ति होगी। यह इस बात से देखा जा सकता है कि कैसे मर्क्री टॉवर ने अपनी योजनाओं को छोड़ दिया और एक एबिसल ईविल ड्रैगन की लाश के लिए पूरे प्लेन पर अराजक हमला किया। वे 100 से अधिक वर्षों से उन योजनाओं को तैयार कर रहे थे और उनमें बहुत प्रयास और संसाधन लगाए थे, फिर भी उस एबिसल ईविल ड्रैगन की लाश की वजह से योजना पलट गई। इससे पता चलता है कि ऐसी लाश कितनी मूल्यवान थी। मर्क्री टॉवर की नज़र में उस एबिसल ईविल ड्रैगन की लाश पूरे गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक था। भले ही सिर्फ एक आंख की पुतली को ही ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल बनाया गया हो, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह अफवाह थी कि एबिसल ईविल ड्रैगन की आंखें खुलते ही विपत्तियां आ जाती हैं। इस प्रकार एबिसल ईविल ड्रैगन की आंखों को विपत्ति की आंखें भी कहा जाता था। शॉन जिस विपत्ति की आंख के साथ जुड़ रहा था उसमें अकल्पनीय शक्ति थी। शॉन के इसे आत्मसात करने के बाद ये सोल वॉकर को विकसित कर देगी। स्वाभाविक रूप से ये परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, इसलिए आरव मेहरा जल्दी में नहीं थे। मुस्कुराने के बाद उन्होंने हरमन के मेडिटेशन लॉ सेट की एक प्रति बनाई और उसे अपनी जेब में रख लिया। एक बार जब उनका काम पूरा हो गया तो आरव मेहरा धीरे से नीचे झुके और हरमन के मुंह में एक औषधि डाल दी। हरमन को ठीक होने में कुछ मिनट लगे। बस इतना था कि भले ही वह ठीक हो रहा था, लेकिन उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं और बस वहीं बिना हिले डुले रहा। हाँ, आरव मेहरा को कैसे नहीं पता था कि यह आर्कमेज मृत होने का नाटक कर रहा था। सर हरमन, आपने अभी अभी पवित्र आत्मा का पोषण पिया है। अगर आपकी सारी हड्डियां टूट भी जाएं तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको ये दिखाने में कोई आपत्ति नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हरमन ने अजीब तरीके से अपनी आंखें खोलीं और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। बैठिए सर हरमन। आरव मेहरा ने इस अजीबोगरीब हरकत पर ध्यान नहीं दिया और रिफाइनिंग टेबल के बगल में बैठने से पहले एक कुर्सी खींची और हरमन को इशारा किया। ठीक है, शायद ये डर या खून की कमी के कारण था, लेकिन हरमन, जिसने पहले ही पवित्र आत्मा का पोषण पी लिया था और उसकी चोटें ठीक हो गई थीं, अभी भी थोड़ा पीला था। आरव मेहरा को देखते हुए उसकी आंखों में अत्यधिक भय दिखाई दे रहा था। पिछला घंटा हरमन के लिए नरक जैसा था। इसमें अंतहीन दर्द और दूसरी दुनिया की यातनाएं शामिल थीं। वह बस इसके बारे में सोचकर कांप रहा था। हालांकि वह भयावह भूत भेड़िया पहले ही गायब हो चुका था, लेकिन हरमन यह नहीं भूला था कि यह युवा जादूगर था जिसने उस राक्षसी अस्तित्व को आदेश दिया था। हरमन का रवैया पूरी तरह से बदल गया था। वह आरव मेहरा के सामने पीला चेहरा लिए खड़ा था, उसके सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम मुझ पर हमला क्यों करोगे? आरव मेहरा हरमन के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने के बारे में नहीं सोच रहा था। वह केवल मुस्कुराया, वहाँ लापरवाही से बैठा रहा जैसे कि यह एक सामान्य चर्चा हो। मुझे खेद है, ये एक गलतफहमी थी। हरमन ने बार बार माफ़ी मांगते हुए सिर झुकाया। जब मैं अंदर आया तो मैंने किसी को कहते सुना कि तुम एक बैटल मैच थे। तुम्हें ब्लैक टॉवर और बैटल मैच के बीच की नफरत के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ सदियों से चल रहा है और इसलिए मुझे तुम पर हमला करने की इच्छा हुई। बेशक, आरव मेहरा ने हरमन को एक मुस्कान के साथ देखा जो एक मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसे उजागर नहीं किया। उसने केवल अपने दाहिने हाथ पर सोल वॉकर रिंग को रगड़ा। लगता है कि तुम अभी भी लॉर्ड शॉन को याद करते हो, सर हरमन। क्या मैं उसे प्रकट कर सकता हूं ताकि तुम उसके साथ बातचीत जारी रख सको? नहीं। इस छोटी सी हरकत ने हरमन को भयभीत कर दिया। उसने डर और भय के साथ एक चीख निकाली। मत करो सर हरमन, हम दोनों वयस्क हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? आप मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहे हैं, या शायद अपनी खुद की। बैटल मैच और क्लासिक मैच जिस तरह से अपने मैना का इस्तेमाल करते हैं वह पूरी तरह से अलग है। यहाँ तक कि मेरे जैसे एक उच्च जादूगर भी इस अंतर को समझ सकते हैं। तो सर हरमन एक आर्कमेज के रूप में ऐसी बुनियादी गलती कैसे कर सकते हैं? हरमन अचानक उलझन में पड़ गया। ठीक है सर हरमन, चलो खुलकर और ईमानदारी से बात करते हैं। मैं बस अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि मैं इसके बाद किसी से इस बारे में बात नहीं करूँगा। आरव मेहरा के चेहरे पर इस पूरे समय मुस्कान थी, इससे पहले कि वह अचानक गंभीर हो जाता।
लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरे पास धैर्य की एक किरण भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझे धोखा दे सकते हो तो मुझे आजमाओ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो मैं उतना अच्छा नहीं रहूंगा। मैं लॉर्ड शॉन को प्रकट करूंगा और वह मेरी जगह तुमसे बात करेगा। मुझे लगता है कि तुम अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के एहसास को नहीं भूले हो। आरव मेहरा ने आगे कहा, ओह, और मैं एक बहुत अच्छा कीमियागर हूँ, लेकिन चूंकि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं अपने साथ कई तरह की औषधियाँ रखता हूँ। उस पवित्र आत्मा औषधि का प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, है न? मेरी जेब में अभी भी उनमें से 7 हैं। मैं उनमें से एक का उपयोग सर शॉन के साथ तुम्हारी बातचीत के बाद कर सकता हूँ, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि चर्चा समाप्त होने से पहले तुम नहीं मरोगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा इस पूरे समय काफ़ी सौम्य दिखे, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे हरमन के रोंगटे खड़े हो गए। हरमन से ज्यादा किसी को भी अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द समझ में नहीं आया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह यातना इस दुनिया में अब तक की किसी भी यातना से कहीं बढ़कर थी। हरमन इसे फिर से अनुभव करने के बजाय मरना पसंद करेगा, लेकिन उस युवा जादूगर को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि वह किस बारे में सोच रहा था। 7 पवित्र आत्मा औषधियाँ सामान्य रूप से उत्साहित करने वाली चीज़ हो सकती हैं, लेकिन वे अब उसे प्रतिबंधित करेंगी और उसकी पीड़ा को समाप्त होने से रोकेंगी। मैं हरमन डर से गिर पड़ा। उसने आरव मेहरा के फिर से पूछने का इंतजार नहीं किया और सीधे उसे पूरी सच्चाई बता दी। वास्तव में हरमन को पहले ही समझ आ गया था कि यह युवा जादूगर सुयास को देखते ही बैटलमैज नहीं था। आखिरकार भले ही सुयास ने अभी अभी तरक्की की हो, फिर भी वह एक आर्टमैज था। इतनी छोटी सी बात पर झूठ बोलना उसके लिए उचित नहीं था। इसके अलावा मर्करी टॉवर का कभी भी गोगास से कोई लेना देना नहीं था, तो सुयास बैटलमैज का बचाव क्यों करेगा? लेकिन हरमन का असली लक्ष्य वह युवा जादूगर नहीं था। वह गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन के नए निर्देशांक चाहता था। जब एबिसल ईविल ड्रैगन की लाश की खबर लीक हुई तो ब्लैक टॉवर ने मर्करी टॉवर की इस बात का फायदा उठाया कि वह इस पर नजर रखने के लिए तैयार नहीं था। इस मामले पर एक मौन आपसी समझ थी, और इसे फिर से होने से रोकने के लिए मर्करी टॉवर ने गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन के निर्देशांक को जबरन बदलने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई, जिससे किसी और के लिए गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन अंतहीन विमानों के बीच गायब हो गया। ब्लैक टॉवर इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने पहले ही मर्करी टॉवर का फायदा उठा लिया था और उन्हें सतर्क कर दिया था। गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन के नए निर्देशांक खोजने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि ब्लैक टॉवर सीधे मर्करी टॉवर से लड़ने के लिए तैयार ना हो। लेकिन हरमन अपने शिक्षक को रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हरमन एक रहस्य जानता था। हरमन जानता था कि जब तक वह दूसरा एबिसल ईविल ड्रैगन की आंख प्राप्त कर लेता है, तब तक उसके पास मौजूद ईविल ड्रैगन की आंख आपदा की आंख बन जाएगी और वे ट्रू स्पिरिट दायरे के शिखर पर पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही आकर्षक था। एक शिखर ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल का मतलब स्वर्ग रैंक के करीब की शक्ति थी। हरमन इससे अप्रभावित कैसे रह सकता था? एकमात्र समस्या ये थी कि गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन के निर्देशांक पहले ही बदल चुके थे। चूंकि ब्लैक टॉवर मर्करी टॉवर के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हरमन अकेले दूसरा नेत्रगोलक प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए वह गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन से लौटने के बाद से ही मर्करी टॉवर को उकसाता रहा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हरमन उद्दंड था, बल्कि इसलिए क्योंकि हरमन दोनों सेनाओं के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू करना चाहता था। लेकिन मर्करी टॉवर के नेताओं के आत्मनियंत्रण और धैर्य ने उसकी योजना को कोई मौका नहीं दिया। आज तक आरव मेहरा को बैटल मैच समझे जाने से हरमन को याद आया, ठीक है, बैटल मैच ब्लैक टॉवर की नफरत को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अध्याय 332। हरमन ने तुरंत इस युवा जादूगर को गोगास का युद्ध जादूगर मानने का फैसला किया और मर्करी टॉवर पर एक युद्ध जादूगर को शरण देने का आरोप लगाया। ब्लैक टॉवर की नफरत का इस्तेमाल करके वह एक चौंकाने वाले पैमाने पर युद्ध शुरू कर देगा। उस समय चाहे वह अपनी उपलब्धियों के बदले में हो या किसी और माध्यम से, वह गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन के निर्देशांक प्राप्त करने में सक्षम होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह युवा जादूगर वास्तव में गोगास से आया था, हरमन को बस परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में एक बार जब वह ब्लैक टॉवर की ऑब्सीडियन जेल में बंद हो जाता तो उन पागल जादूगरों के तरीके उसे किसी भी आपराधिक आरोप को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देते। पहले तो हरमन को लगा कि उसकी योजना सफल होगी। उसने जो एकमात्र गलती की वह उस युवा जादूगर को कम आंकना था। समस्या ये थी कि यह एक गलती बहुत बड़ी थी। बकवास, कौन सोच सकता था कि 20 साल के जादूगर के पास इतनी जबरदस्त शक्ति होगी। वह मेरे जैसे महामज के सामने मजबूती से खड़ा रहा और महत्वपूर्ण क्षण में अजीब और अत्यधिक मान से फट पड़ा। धिक्कार है, उस अजीब मान ने मुझे परेशान कर दिया। जिस क्षण उसका हथियार टूटा वह गलत लगा। वह मान बहुत धुंधला था, ऐसा लगा जैसे वह एक दर्जन जादूगरों से आया हो। ये भक्षण करने वाले हाथ के लिए एक सच्चा जहर था। भक्षण करने वाले हाथ द्वारा प्रतिद्वंद्वी के मान को खा लेने के बाद इसे हरमन के मान वर्लपूल में संग्रहित किया जाता था। वह स्वर्ग का जादूगर नहीं था, इसलिए वह विश्व शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसे एक जादूगर के मान से कोई समस्या नहीं थी और 2 जादूगरों का मान बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसके मान वर्लपूल में भरे 3 या उससे अधिक जादूगरों का मान उथल पुथल हो जाएगा। इसे कौन नियंत्रित कर सकता था?
इसके अलावा उसके मैना वलपूल में जो मैना डाला गया था वह सिर्फ 3 या 4 जादूगरों के बराबर नहीं था, बल्कि कम से कम 10 जादूगरों के पूरे भंडार के बराबर था। परिणाम आश्चर्यजनक नहीं था। जब उसने ये सोचा तो हरमन को पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता तो वह भक्षण करने वाले हाथ का इस्तेमाल नहीं करता। कौन जानता था कि निष्पक्ष लड़ाई में कौन जीतेगा। लेकिन इसके बजाय उसने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया और जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। मैना के उस अंतहीन गड्ढे से लकवाग्रस्त हो गया और अब वह अच्छी स्थिति में नहीं था। उसका मैना वलपूल उन दर्जनों मैना धाराओं द्वारा बर्बाद होने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त और छिद्रों से भरा हुआ था। अब उसके पास पूरी तरह से ठीक होने से पहले 8वीं रैंक या 9वीं रैंक के उच्च जादूगर की ताकत होगी। सुयास की तो बात ही छोड़िए, वह अजीब युवा जादूगर भी उसे आसानी से कुचल सकता था। हरमन बहुत लंबा चौड़ा बोल रहा था और उसने आधे घंटे तक सब कुछ समझाया, जबकि आरव मेहरा धैर्यपूर्वक सुन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं जा रही थी। लेकिन जब हरमन ने आपदा की आंख का जिक्र किया तो आरव मेहरा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम दूसरी आंख पा सकते हो? आरव मेहरा को एबिसल ईविल ड्रैगन्स के बारे में कुछ बातें पता थीं। ये लिखा गया था कि उनकी मृत्यु के बाद एबिसल ईविल ड्रैगन की सारी बुराई और आक्रोश मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होने पर यह एक भूत के साथ मिल जाएगा और एक भयानक भूत ईविल ड्रैगन में बदल जाएगा। नवगठित भूत ईविल ड्रैगन की शक्ति बहुत अधिक नहीं होगी, शायद आर्कमेज दायरे में। लेकिन लंबे समय के बाद एबिस ईविल ड्रैगन के पास अपने जीवन के दौरान जो शक्ति थी वह धीरे धीरे भूत ईविल ड्रैगन को विरासत में मिलेगी और यह एक भयावह दायरे में परिपक्व हो जाएगा। आरव मेहरा को पता था कि नोसेंट में सबसे भयंकर घोस्ट ईविल ड्रैगन सल्ला था, जिसने बॉम्बेई नरसंहार का कारण बना था। शक्ति के मामले में सल्ला की तुलना अनडेड मोनार्क सैंड्रो से की जा सकती है। यह एकमात्र ऐसा अनडेड जीवन रूप था जिसे सैंड्रो अपने जीवन काल में जीत नहीं पाया था। ऐसा कहा जाता है कि सैंड्रो और सल्ला ने अपनी लड़ाई के दौरान 3 एबिसल प्लेन को तबाह कर दिया था, इससे पहले कि सैंड्रो ने अनडेड प्लेन का दरवाजा खोलने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाए और सल्ला को गंभीर रूप से घायल करने के लिए अपने अनडेड प्राणियों की अंतहीन सेना का इस्तेमाल किया। लेकिन सल्ला ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी निष्ठा स्वीकार नहीं की और इसके बजाय एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ लगाई और फिर एबिसल प्लेन की दरार में घुस गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। आरव मेहरा को नहीं पता था कि हरमन को पहले एबिसल ईविल ड्रैगन की आंख कैसे मिली, लेकिन अगर वह दूसरी आंख पाना चाहता था तो उस आर्कमेज को घोस्ट ईविल ड्रैगन का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे दुश्मन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये स्वर्ग रैंक के करीब हो सकता है या बदकिस्मती से ये वास्तव में स्वर्ग रैंक पर भी हो सकता है। हरमन की तो बात ही छोड़िए, हेरेन भी ऐसे राक्षस के सामने टिक नहीं सकता। मैं? आरव मेहरा का सवाल सुनकर हरमन एक बार फिर झिझका। क्या सर हरमन वाकई लॉर्ड शॉन को याद कर रहे हैं? मुझे एक रहस्य पता है। हरमन ने एक दृढ़ निर्णय लेने से पहले बहुत देर तक झिझका। लेकिन आपको मेरे बाहर आने के बाद मेरी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी और मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनानी होंगी। कोई बात नहीं। आरव मेहरा को जवाब देने से पहले सोचने की जरूरत नहीं थी। किसी भी मामले में उसने हरमन को मारने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार हरमन का मैना वलपूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए वह एक अपंग से बहुत अलग नहीं था। कौन जानता था कि उसे ठीक होने में कितने महीने और साल लगेंगे। इस जीवन में उसके पास बदला लेने का कोई मौका नहीं होगा और उसे मारना निश्चित रूप से ब्लैक टॉवर के क्रोध को आकर्षित करेगा। मुझे भूत ईविल ड्रैगन को चकमा देने का एक तरीका पता है। आरव मेहरा वास्तव में दिलचस्पी ले रहा था। आखिरकार मर्करी टॉवर ने उस भूत ईविल ड्रैगन की वजह से 7 महान जादुई शहरों पर इतना प्रयास किया। बुराई और आक्रोश से बना वह अस्तित्व बहुत भयानक था। मर्करी टॉवर ने इसे कमजोर करने का एक तरीका सोचा और वह तरीका था भूत ईविल ड्रैगन की शक्ति के स्रोत को काटने के लिए 7 महान जादुई शहरों को नियंत्रित करना। लेकिन अगर भूत ईविल ड्रैगन को चकमा देने का कोई तरीका था ताकि एबिसल ईविल ड्रैगन की लाश प्राप्त की जा सके तो मर्करी टॉवर निश्चित रूप से उत्साह से भर जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हरमन को इस तरह के तरीके के बारे में पता होगा। आरव मेहरा की आंखें चमक उठीं, लेकिन हरमन के शब्द उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थे। हालांकि कुछ बहुत बड़ी पाबंदियां हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ तराजू मिल सकते हैं, या अगर पिछली बार की तरह किस्मत अच्छी रही तो एक आंख। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा निराश हो गया। जो भी हो, आंख मिलना एक बहुत अच्छी फसल होगी। आखिरकार दोनों आंखें मिलने से कोई भी व्यक्ति आपदा की आंख बना सकता है। यह एक बेहतरीन ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल होगा जो ईविल ड्रैगन आई से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके अलावा आरव मेहरा के पास फायदा था। शॉन पहले से ही आपदा की आंखों में से एक के साथ जुड़ रहा था, इसलिए जब तक वह दूसरी आंख प्राप्त कर लेता आरव मेहरा प्रसंस्करण को छोड़ भी सकता था और शॉन को फिर से इसके साथ जुड़ने दे सकता था। उस समय अगर शॉन भाग्यशाली होता तो वह आपदा की आंख प्राप्त कर सकता था। ठीक है, मुझे घोस्ट ड्रैगन को चकमा देने का तरीका बताओ, फिर तुम जा सकते हो। 1 घंटे बाद हरमन लंगड़ाता हुआ मर्करी टॉवर से बाहर आया और आरव मेहरा एक बार फिर प्रयोगशाला में व्यस्त हो गया। उसने आध्यात्मिक जादू के उपकरण से एलिमेंटल एम्बर को छीलने में लगभग 2 दिन बिताए। 2 दिन पहले लड़ाई के दौरान आरव मेहरा ने आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी का इस्तेमाल करके भक्षण करने वाले हाथ को छुआ था।
सुयास, जिसने उस लड़ाई को देखा था, ने सोचा था कि यह एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुयास को लगा कि आरव मेहरा के पास भक्षण करने वाले हाथ से निपटने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि उनके बीच की दूरी बढ़ाना या उसके मन को दबाना। किसी भी मामले में सबसे खराब उपाय भक्षण करने वाले हाथ को सीधे छूना था। अंत में आरव मेहरा ने हरमन को गिराने के लिए मैजिक एरे और 2 अल्केमिक मन वर्लपूल का इस्तेमाल किया। सुयास अभी भी हठपूर्वक मानता था कि आरव मेहरा की पिछली चाल उस लड़ाई की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आरव मेहरा ने सुयास को यह नहीं बताया था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वास्तव में आरव मेहरा की जादुई सरनी ने पहले से ही भक्षण करने वाले हाथ का पूरा विश्लेषण कर लिया था। जब वह प्रकट हुआ था तो उसे कैसे नहीं पता था कि यह कैसे काम करता है। वास्तव में आरव मेहरा के पास भक्षण करने वाले हाथ को तोड़ने के बहुत सारे तरीके थे, जिनमें से कुछ के लिए जादुई सरनी की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंत में आरव मेहरा ने कार्रवाई का यह तरीका चुना। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव मेहरा आध्यात्मिक जादू के कर्मचारियों की सरनी को विघटित करने और इसे एक साधारण वस्तु में बदलने के लिए भक्षण करने वाले हाथ की संपत्ति का उपयोग करना चाहता था। ये थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। कोई जानबूझकर एक परिपूर्ण आध्यात्मिक जादू उपकरण को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? अगर कोई ऐसी कहानी सुनता तो शायद ही कोई इस पर यकीन करता, लेकिन आरव मेहरा यही चाहता था, क्योंकि डूम स्टाफ पहले से ही पूरा होने के करीब था और स्पिरिचुअल मैजिक स्टाफ का अब कोई मतलब नहीं था। इसका एकमात्र उपयोग एलिमेंटल एम्बर का मैना रिकवरी फंक्शन था, लेकिन एलिमेंटल एम्बर के बहुत सारे उपयोग थे और उन्हें हथियारों में रखने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए आरव मेहरा पहले से ही इस बात पर विचार कर रहे थे कि एलिमेंटल एम्बर को स्टाफ से कैसे निकाला जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार स्पिरिचुअल मैजिक स्टाफ एक बेहतरीन स्पिरिचुअल मैजिक टूल था। अगर एलिमेंटल एम्बर को जबरन हटाया गया तो यह एम्बर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार जब आरव मेहरा ने हमला देखा तो वह तुरंत इस तरीके के साथ आया। स्पिरिचुअल मैजिक टूल की सरणियों को ध्वस्त करने के लिए डिवोरिंग हैंड का उपयोग करना, इसे पूरी तरह से अलग करना, यह एकमात्र तरीका था जिससे वह एलिमेंटल एम्बर को पूरी तरह से बाहर निकाल सकता था। लेकिन इसे बाहर निकालने के बाद भी आरव मेहरा इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि इसे कहाँ रखें। आध्यात्मिक जादू के कर्मचारियों के सबक के साथ आरव मेहरा एक साधारण जादू उपकरण पर एलिमेंटल एम्बर का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार साधारण जादू उपकरण शायद ही कभी आरव मेहरा के हाथों में कोई उपयोग देखेंगे, और हो सकता है कि उसके पास अगली बार सरनी को नष्ट करने में मदद करने के लिए भक्षण करने वाले हाथ वाला कोई जादूगर न हो। इसलिए एलिमेंटल एम्बर को एक महत्वपूर्ण जादू उपकरण पर एम्बेड करना बेहतर होगा। अध्याय 333। आरव मेहरा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जादू उपकरण स्पष्ट रूप से 10,000 जादू चक्र था। 10,000 जादू चक्र आरव मेहरा के जादू के मार्ग को आगे बढ़ाता था। इसे एक सच्चे आत्मा जादू उपकरण में बदलने और एंडरफा को इसमें प्रत्यारोपित करने के बाद इसमें एक पूर्ण जादू उपकरण अवतार होगा। आरव मेहरा को यह भी लगा कि 10,000 जादू चक्र भविष्य में एक असाधारण जादू उपकरण बन सकता है। इस प्रकार उन्होंने एक बार फिर 10,000 जादू चक्र से संबंधित योजनाओं को बदल दिया। नए संस्करण में 2 रत्न कनेक्ट होंगे, एक स्टार रत्न के लिए होगा जबकि दूसरा एलिमेंटल एम्बर के लिए होगा। ये छोटा सा बदलाव 10,000 जादू चक्र को पूरी तरह से बदल देगा। एलिमेंटल एम्बर इसे मैना का एक बड़ा स्रोत देगा, इसलिए यह पहले की तरह मैना की आपूर्ति करने वाले आरव मेहरा पर निर्भर नहीं होगा। लेकिन इस बदलाव ने परेशानियां भी ला दीं। एक बार जब स्पेल व्हील के पास मैना का अपना स्रोत होगा तो आरव मेहरा का एंडरफा पर नियंत्रण बहुत कम हो जाएगा। पहले आरव मेहरा ने शॉन की तरह ही मैना का उपयोग करके एंडरफा को नियंत्रित करने की योजना बनाई थी। अगर उसने कुछ भी अजीब योजना बनाई तो आरव मेहरा सीधे मैना की आपूर्ति काट देगा और इस ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल को कचरे में बदल देगा। लेकिन अब स्पेल व्हील अपने आप में पूर्ण होगा और इसलिए यह आत्मनिर्भर होगा। एंडरफा आरव मेहरा को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है। एक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल में मैना का स्रोत, एक ढांचा और एक मैजिक टूल अवतार होना चाहिए। 10,000 स्पेल व्हील में उपरोक्त सभी चीजें होंगी। ठीक है, ये ठीक है। आरव मेहरा ने इसके बारे में थोड़ा और सोचने के बाद इन चिंताओं को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया, क्योंकि उसने पहले ही इस पर ध्यान से विचार कर लिया था। वह एंडरफा से बचने के लिए 10,000 स्पेल व्हील पर कोई कमी नहीं छोड़ सकता था। यह एक सच्चा स्पिरिट मैजिक टूल था जो आरव मेहरा के भविष्य से जुड़ा होगा, जो इसे बुक ऑफ डेथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। और भी, जब तक एंडरफा काफी शक्तिशाली था तब तक वह उसे धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकता था। अगर एंडरफा एक दिन उसके नियंत्रण से अलग हो गया तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि वह काफी मजबूत नहीं था। अगर वह, जो 30,000 साल पहले से इस युग में आया था, जो वर्तमान युग के सभी जादू ज्ञान से परे था, एक सच्चे स्पिरिट मैजिक टूल को नियंत्रित नहीं कर सकता था और एंडरफा को दबा नहीं सकता था, तो उसे सिर्फ खुद को ही दोषी मानना होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद आरव मेहरा ने अब और संकोच नहीं किया और उस बड़े एलिमेंटल एम्बर को नए 10,000 स्पेल व्हील में एम्बेड कर दिया। रोशनी की चमकदार किरणें टिमटिमा रही थीं और आरव मेहरा को रिफाइनिंग टेबल पर 10,000 स्पेल व्हील के साथ एक गहरा संबंध स्थापित होता हुआ महसूस हो रहा था। वह जानता था कि यह आध्यात्मिकता का संकेत था और हाल ही में बनाया गया मैजिक टूल एक मैजिक टूल स्पिरिट को जन्म दे रहा था। कौन जानता था कि अगर यह खबर फैली तो कितने लोग डर जाएंगे। लेकिन आरव मेहरा के लिए ये काफ़ी नहीं था।
अगले दर्जन दिनों में आरव मेहरा ने अपना सारा समय 10,000 स्पेल व्हील पर बिताया, प्रयोगशाला में सोते और खाते हुए। लेकिन प्रयोगशाला के बंद दरवाजे भी मर्करी टॉवर के उन पागल कीमियागरों को उसका पीछा करने से नहीं रोक पाए। आरव मेहरा का पिछला प्रदर्शन बहुत ही दबंग था। उसने कुछ ही मिनटों में फेस फॉर्मूला हल कर दिया, जिससे ग्रिफिथ को हैरानी हुई, इससे पहले कि वह मैजिक सॉलिडिफिकेशन समस्या के 2 समाधान निकालता। वह जल्दी ही ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी तरह पूरा मर्करी टॉवर बनना चाहता था। कुछ मास्टर कीमियागरों ने तो इन दोनों समाधानों को प्रामाणिक ग्रंथ मान लिया और उन पर शोध और विश्लेषण करने में कुछ दिन लगा दिए। मर्करी टॉवर के लोग आरव मेहरा की कट्टरपंथियों की तरह पूजा कर रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कीमियागरों की उन्मादी रुचि के कारण आरव मेहरा से जुड़े कुछ मामले उजागर हो गए थे। जल्द ही सभी को पता चल गया कि इस युवा मास्टर कीमियागर के पास 1000 सल सिटी में एक बहुत बड़ा कीमिया स्टोर था और पूर्वी बाजार पर उसका एकाधिकार था। एक छोटे से साल में उसने कीमिया बाजार को पलट दिया और विक्टोरियस रिटर्न स्ट्रीट पर उस स्टोर से कई अभूतपूर्व वस्तुएं निकलीं, जिससे एक के बाद एक चमत्कार हुए। सुयास, जो लगातार सवालों से परेशान था, कुछ रहस्यों को उजागर करने से खुद को नहीं रोक सका। इस प्रकार हर कोई जानता था कि इस युवा मास्टर अल्केमिस्ट ने एक बार सुयास के साथ वॉन के खंडहरों में प्रवेश किया था और विभिन्न जटिल कीमिया सरणियों को तोड़ दिया था, साथ ही एक के बाद एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराया था, और यहाँ तक कि फ्रैंक, जो कुछ समय के लिए एक आर्कमेज की शक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहा था, उससे हार गया था। और वह उस समय केवल एक महान जादूगर था। मात्र 10 दिनों में आरव मेहरा ने इन घमंडी कीमियागरों के दिलों को पूरी तरह से जीत लिया। यदि दरवाजे कसकर बंद न होते तो कुछ कीमियागर शायद उस अद्भुत युवा को अपनी आंखों से देखने के लिए पहले ही अंदर आ गए होते। 10,000 जादू चक्र 1 महीने बाद पूरा हुआ। भले ही आरव मेहरा ने उन्हें जानबूझकर दबा दिया हो, लेकिन जादू चक्र के ट्रू स्पिरिट रैंक में आगे बढ़ने से होने वाले मान उतार चढ़ाव ने सुयास और ग्रिफिथ सहित कई लोगों को चिंतित कर दिया। उस समय दोनों मर्करी टॉवर की लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ रहे थे। जब उन्होंने अचानक उन उतार चढ़ावों को महसूस किया तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास दिखाई दिया। वे एक दूसरे को देखते रहे, कुछ नहीं कह पाए, फिर चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी किताबों को पढ़ना जारी रखा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। एक हफ्ते बाद मर्करी टॉवर ने 6 जादुई सामग्रियों की प्रोसेसिंग पूरी कर ली। उस रात डूम स्टाफ ट्रू स्पिरिट रैंक पर पहुंच गया। सुयास और ग्रिफिथ आरव मेहरा के ऊपर प्रयोगशाला में शोधन में व्यस्त थे। वे जो बीकर इस्तेमाल कर रहे थे वे तब टूट गए जब नए उतार चढ़ाव उनमें फैल गए। आरव मेहरा ने आखिरकार अगले दिन मर्करी टॉवर छोड़ दिया। सुयास और ग्रिफिथ व्यक्तिगत रूप से उनके साथ दरवाजे तक गए। उनके पीछे मास्टर कीमियागर और महान कीमियागरों का एक समूह था। जब वह मेहरा परिवार में लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। विलियम और रॉस वहां सो रहे ड्रैकोनिक बीस्टमैन के बगल में थे। जब से उसने खून की उस बूंद को अवशोषित किया था, तब से ज़ियुबन का सोने का समय बहुत बढ़ गया था, लगभग 6 घंटे से 12 घंटे तक। आरव मेहरा ने यह भी सोचा कि क्या उस खून की बूंद का कोई सम्मोहन प्रभाव था, लेकिन प्रभाव काफी स्पष्ट थे। ओकलैंड पहुंचने के बाद ज़ियुबन ने अपना अधिकांश समय सोने में बिताया, फिर भी उसकी शक्ति तेजी से एक दृश्यमान गति से बढ़ी। उसके पास पहले से ही तीसरे दर्जे के विशेषज्ञ तलवारबाज की ताकत थी और उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ड्रैगन और बीस्टमैन का खून ज़ियुबन के भीतर बहता था, जिससे उसे मार्शल और जादू के रास्ते पर स्वाभाविक महारत हासिल थी। शक्ति के मामले में 5वीं रैंक का विशेषज्ञ तलवारबाज उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। आरव मेहरा ने रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया कि वर्तमान ज़ियुबन कम से कम 7वीं या 8वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज के बराबर था। 5वीं रैंक को पार करने के बाद ज़ियुबन एक तलवार संत के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। इसके विपरीत विलियम कमजोर दिख रहा था। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। हालांकि विलियम ने उस क्षतिग्रस्त शिखा से आत्मा विरासत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसे इसे पचाने के लिए समय चाहिए था। विलियम की ताकत ज़ियुबन की तरह सोते समय अपने आप नहीं बढ़ेगी। वह हाल ही में 2nd रैंक का हाई मैच बनने के लिए आगे बढ़ा था और 5वीं रैंक से काफी दूर था। लेकिन विलियम ने क्रिम्सन हॉट का गहन अध्ययन किया था। आरव मेहरा ने उसकी जांच की और विलियम की प्रगति से काफी संतुष्ट था। वह पहले से ही सोच रहा था कि क्या उसे 11 सूत्रीय ध्यान विधि सेट विलियम को पहले ही दे देना चाहिए। उन तीनों ने बैठने के लिए जगह ढूंढी। आरव मेहरा ने रॉस को याद दिलाया कि वह विलियम के साथ बातचीत करते समय उसके द्वारा तैयार किया गया ध्यान विधि सेट ले जाए। उसे पिछले महीने मेहरा परिवार में होने वाली कुछ बातों के बारे में पता चला। जब रॉस वापस आया तो उसने चर्चा की सामग्री सुनी और अपने कुछ शब्द जोड़े बिना नहीं रह सका। चचेरे भाई, मेहरा परिवार की एल्डर काउंसिल की सभा कुछ दिनों में होने वाली है, आपको सावधान रहना चाहिए। ओह, आरव मेहरा ने अभी अभी रॉस द्वारा तैयार किया गया ध्यान विधि सेट लिया था, लेकिन रॉस के शब्दों ने उसे भौंचक्का कर दिया। क्या हो रहा है? अच्छा, रॉस ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। मैंने सुना है कि कुछ लोग धूर्ततापूर्ण योजनाएं बना रहे हैं और दूसरों को सभा में आपके खिलाफ उठने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खिलाफ उठो? हाँ, रॉस ने सिर हिलाया। आखिरकार गिल्डेड रोज उन्हें ईर्ष्यालु बना रहा है। आप राज्य के पूर्वी हिस्से पर एकाधिकार रखते हैं और ओकलैंड तक भी विस्तार कर सकते हैं। एक कीमिया स्टोर जो हर दिन इतनी बड़ी मात्रा में महंगे सामान का उत्पादन कर सकता है। दूसरों के लिए ईर्ष्या करना काफी सामान्य है।
इसके अलावा पिछले महीने ब्लैक हॉर्न नीलामी में आपके प्रदर्शन ने उनमें से कुछ को ईर्ष्या से पागल कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि इस एल्डर काउंसिल असेंबली में कुछ लोग मुझे गिल्डेड रोज सौंपने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा ही। आरव मेहरा ने सिर हिलाया लेकिन चुप रहा। लेकिन विलियम ने यह सुनकर तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य किया। वे मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। विलियम को पहले एल्डर काउंसिल द्वारा महत्व नहीं दिया गया था। अब उसे जो कुछ भी मिला है वह 1000 साल सिटी में मिले इस चचेरे भाई की बदौलत है। इसलिए जब उसने सुना कि एल्डर काउंसिल इस छोटे चचेरे भाई की संपत्तियों के खिलाफ साजिश करना चाहती है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उन्हें खारिज करने की थी। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रॉस ने चीजों को अलग तरह से देखा। एल्डर काउंसिल में उनकी सीट थी और एल्डर काउंसिल के बारे में उनकी समझ विलियम से कहीं ज्यादा थी। इसलिए जब उन्होंने विलियम की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना सिर हिला दिया। एल्डर काउंसिल को पैतृक भूमि का समर्थन प्राप्त है, वरना वे लालची बूढ़े अब तक ऑफ्रान को कैसे बाधित कर सकते थे। अध्याय 334। मैं कुलपति ऑफ्रान को खोजने जा रहा हूं, विलियम ने उग्रता से कहा। कुलपति ऑफ्रान ने आरव मेहरा को परिवार में वापस लाने के लिए कई उदार शर्तें रखी थीं। विलियम ने उन दोनों के बीच पुल के रूप में पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था और जब उसने कुछ शर्तें सुनी तो उसे भी ईर्ष्या हुई। लेकिन जब से आरव मेहरा परिवार में आया था तब से ऑफ्रान ने जिन शर्तों पर सहमति जताई थी वे धीरे धीरे बदलने लगी थीं। जैसे कि पैतृक भूमि में प्रवेश करने का मामला। विलियम अभी भी इसके बारे में बुरा महसूस कर रहा था। उसने पहले तो सहमति दे दी थी लेकिन जब वे आए तो उसने पहले परिवार में कुछ योगदान देने पर जोर दिया। सौभाग्य से यह आरव मेहरा था। अगर कोई और होता तो वे स्टेन वॉटसन की हत्या करने की कोशिश करते हुए मर जाते या शायद हार मान लेते। तब से विलियम परिवार से काफी असंतुष्ट था। लेकिन क्योंकि आरव मेहरा ने कुछ नहीं कहा विलियम ने इसे सहन किया। लेकिन अब उन्हें यह खबर सुनने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये थोड़ा ज्यादा था। विलियम जाकर पैट्रियार्क ऑफ्रान से पूछना चाहता था कि उसने जिन शर्तों पर सहमति जताई थी उनका क्या हुआ। हाँ, इस मामले का पैट्रियार्क ऑफ्रान से कोई लेना देना नहीं है। रॉस ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम पैट्रियार्क ऑफ्रान की शैली नहीं जानते? वह हमेशा लचीला रहता है अपने चरित्र के साथ। अगर वह गिल्डेड रोज को चाहता है तो वह निश्चित रूप से एक नर्म तरीका अपनाएगा, जैसे भावनाओं का उपयोग करना। वह चचेरे भाई राजीव को परिवार के साथ सहयोग करने के लिए राजी करेगा। मौजूदा गिल्डेड रोज की शक्ति के साथ वे मेहरा परिवार की कीमिया के स्तर को बढ़ा सकते हैं यदि उनके पास घनिष्ठ साझेदारी हो। जो लोग गिल्डेड रोज को अपने कब्जे में करना चाहते हैं वे अज्ञानी और संकीर्ण सोच वाले बुजुर्ग हैं। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि उन बूढ़ों को शायद ये भी पता नहीं होगा कि गिल्डेड रोज एक विशालकाय है जो पूर्वी कीमिया बाजार को नियंत्रित करता है। वे बस यह नहीं समझते कि गिल्डेड रोज पर कब्जा करना उनकी क्षमता से ज्यादा होगा। तो पैट्रियार्क ऑफ्रान सिर्फ देख रहा है। उसके पास वास्तव में ज्यादा विकल्प नहीं है। मेहरा परिवार की एल्डर काउंसिल के पास बहुत अधिकार हैं। शायद आपको पता ना हो लेकिन एल्डर काउंसिल कुल मिलाकर पैट्रियार्क से ऊपर है। और पिछले 100 सालों में उन पूर्वजों ने एल्डर काउंसिल का समर्थन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पैट्रियार्क ऑफ्रान वास्तव में बहुत ही अजीब स्थिति में है। लेकिन कोई बात नहीं विलियम। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और असंतुष्ट विलियम को आगे बहस करने से रोक दिया। एल्डर काउंसिल का लालच आरव मेहरा के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब उसने ब्लैक हॉर्न नीलामी में लाखों खर्च किए तो आरव मेहरा ने पहले ही सोचा था कि यह बड़ी रकम कुछ लोगों को ईर्ष्यालु बना सकती है। एल्डर काउंसिल की प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य थी। हालांकि आरव मेहरा ने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में पैतृक भूमि को शामिल करेगा। लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले ही पैतृक भूमि में रक्तदान समारोह से गुजर चुका था और अपनी 10 जादुई सरनी को एक में मिला चुका था। मेहरा होने की पहचान अब उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। अगर ये बुजुर्ग इतने मूर्ख थे कि उससे गिल्डेड रोज लेने की कोशिश करते तो वे केवल अपनी खराब किस्मत को दोष दे सकते थे। आरव मेहरा को अब इस बात की परवाह नहीं थी। मामला उठाया और रॉस द्वारा लाया गया मेडिटेशन लॉ सेट उठाया और पढ़ना शुरू किया। एलिमेंटल टाइड का पहला भाग इतना जटिल नहीं था। इसे आरव मेहरा की नज़र में काफ़ी उथला भी कहा जा सकता है। आरव मेहरा ने एलिमेंटल टाइड के पहले भाग को याद करने में आधा घंटा बिताया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी छूटा नहीं है, आरव मेहरा ने कागज़ की एक शीट निकालने से पहले कुछ पल सोचा। कमरा बेहद शांत था और थोड़ी देर के लिए केवल कागज़ पर कलम की लकीरें सुनाई दे रही थीं। इस समय विलियम और रॉस दोनों ने चुपचाप अपनी सांसें रोक लीं। वे वहां स्थिर रहे, एक भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों ने केवल आरव मेहरा को लिखते हुए देखा क्योंकि वह खाली पृष्ठ अक्षरों से भरा हुआ था। 1 घंटे बाद आरव मेहरा ने एलिमेंटल टाइड का दूसरा भाग पूरा किया जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। ओह! आरव मेहरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपना हाथ थोड़ा इधर उधर घुमाया क्योंकि वह बहुत लिखने की वजह से थोड़ा दर्द कर रहा था। एलिमेंटल टाइड के तीसरे भाग को लिखने की तैयारी करने से पहले आरव मेहरा के लिए एलिमेंटल टाइड का दूसरा भाग सिर्फ शुरुआत थी और इसे पूरा करना असली चुनौती होगी। तीसरा भाग पूरे एलिमेंटल टाइड का मूल था। आरव मेहरा ने अपनी कलम नीचे रखी और अपने सूखे गले को आराम देने के लिए पानी का एक कप उठाया। चचेरे भाई राजीव कैसे हैं? रॉस ने अब केवल बात करने की हिम्मत की, लेकिन उसकी आवाज़ कर्कश और डरावनी थी।
एलिमेंटल टाइड मेडिटेशन लॉ सेट रॉस की जादू की राह पर भविष्य की यात्रा को प्रभावित करेगा। अगर यह सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो उसके पास असीम संभावनाएं होंगी। आर्कमेज दायरे तक आसानी से पहुंचना तो दूर की बात है, वह भविष्य में स्वर्ग रैंक तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर इसे ठीक नहीं किया जा सका तो यह अंत होगा, क्योंकि 5वीं रैंक हाई में उसकी सीमा होगी। एक और कदम भी उठाना बेहद मुश्किल होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण था। आरव मेहरा ने एलिमेंटल टाइड का दूसरा भाग अभी पूरा किया था और 10 मिनट बाद उसने कहा, मुझे और समय चाहिए। सच में, रॉस ने एलिमेंटल टाइड के पहले भाग का उपयोग करके 10 साल तक कड़ी मेहनत की थी। सुराग की तलाश में वह अनगिनत विमानों से गुजरा था। रॉस को लगा कि कई बार उसकी किस्मत खत्म हो गई है, खासकर जब नक्शा स्टेन वॉटसन के हाथों में आ गया। उस समय वह वास्तव में निराश हो गया। वास्तव में रॉस ने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना नाटकीय होगा। उसने पहले ही एलिमेंटल टाइड को पाने की उम्मीद खो दी थी, जब वह अचानक उसके इतने करीब लग रहा था कि वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू सकता था। जब रॉस ने अपने अथाह चचेरे भाई को ये कहते सुना कि उसे कुछ समय चाहिए, तो रॉस की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। ऐसा लगा जैसे सड़क पर चलते हुए सोने का सिक्का मिल गया हो। आरव मेहरा ने समय का आकलन करते हुए सिर हिलाया। अगर तुम्हें कुछ निपटाना है तो पहले उसका ध्यान रखो। तुम्हें रात को वापस आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा। रॉस कैसे जा सकता था? वह इतना करीब था। उसके बाकी सभी काम एलिमेंटल टाइड के पूरा होने का इंतजार करेंगे। तो ठीक है। आरव मेहरा को पता था कि रॉस उत्सुक मूड में था और वह शांत नहीं रह सकता था। इसलिए आरव मेहरा ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया। वह केवल विलियम की ओर मुड़ा और टिप्पणी की, मैंने देखा कि तुमने अपने क्रिम्सन हॉट में बहुत प्रगति की है। तुम रॉस के साथ नोट्स की तुलना करने के लिए कोई जगह क्यों नहीं ढूंढोगे? मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। विलियम ने रॉस की ओर देखते हुए उत्तेजक लहजे में कहा। बदमाश कौन होगा, यह अभी तय होना बाकी है। रॉस की अभिव्यक्ति डूब गई। ये कहा जा सकता है कि वे दोनों एक ही पक्ष में थे, लेकिन उनके रिश्ते में बहुत बदलाव नहीं आया। एक अभी भी अपनी बड़ी बहन की मौत पर विचार कर रहा था, जबकि दूसरे के मन में 1 महीने पहले की हार थी। अब वे दोनों उत्सुक लग रहे थे क्योंकि आरव मेहरा ने एक मुकाबला सुझाया था। जल्दी करो, लंबा चौड़ा बोलना बंद करो। आरव मेहरा ने उन्हें दूर भगाया और फिर अपनी ऊर्जा को एलिमेंटल टाइड के तीसरे भाग पर केंद्रित किया। तीसरे भाग की जटिलता पिछले 2 भागों से कहीं अधिक थी। 2 घंटे बाद आरव मेहरा केवल इसका 1/3 भाग ही पूरा कर पाए। इसके अलावा वह तीसरा भाग तीसरे भाग का सबसे महत्वहीन भाग था। लेकिन वह जल्दी में नहीं था। पूर्ण एलिमेंटल टाइड में 13 सूत्र शामिल थे, जो इसे इनोसेंट के सभी में शीर्ष स्तरीय ध्यान कानून सेट बनाता है। अपने युग पार करने वाले ज्ञान और अपने लगभग सर्वशक्तिमान जादू के साथ भी लगभग शून्य से संपूर्ण एलिमेंटल टाइड की संरचना का अनुमान लगाना आसान नहीं था। शांत कमरे में कलम की खरोंच सुनी जा सकती थी और इसमें एक अनूठी लय थी। आरव मेहरा के बगल में एक डेस्क पर कागज का ढेर लगा हुआ था और वे कई पात्रों और सूत्रों से भरे हुए थे। धीरे धीरे आसमान काला हो गया। आरव मेहरा ने पानी का प्याला नीचे रखा और अपनी भौहों को मालिश किया। उसने इस बार कागज की एक और नई शीट नहीं ली। एलिमेंटल टाइड के 13 सूत्र पूरे हो चुके थे और केवल अंतिम स्पर्श बाकी थे। आरव मेहरा को अब जो करना था वह उन 13 सूत्रों को अनुकूलित करना था, ताकि यह पूरा सेट रॉस के लिए जितना संभव हो सके उतना आसान हो जाए। लेकिन इस समय किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या राजीव मेहरा यहाँ है? आरव मेहरा ने अचानक भौहें सिकुड़ी। उसका काम पूरा होने ही वाला था कि उसे किसी ने परेशान कर दिया। आरव मेहरा तो क्या, ऐसी स्थिति में कोई भी परेशान हो सकता है। राजीव मेहरा, कृपया बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें एक खास काम के लिए ढूंढने आया हूँ। चूंकि बाहर वाले व्यक्ति को कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। आरव मेहरा असहाय होकर केवल अपना सिर हिला सका और यह जानते हुए कि दूसरी तरफ से आसानी से जाने वाला नहीं है, उसने आह भरते हुए कहा, अंदर आ जाओ। अध्याय 335। 20 साल का एक युवा जादूगर बेदाग सफ़ेद लबादा पहने हुए अंदर आया। उसकी भौहें विलियम जैसी ही दिख रही थी, लेकिन वह थोड़ा छोटा लग रहा था। तुम कौन हो? मैं ओबे मेहरा हूँ, तुम्हें मुझे कजिन कहना चाहिए। ओबे नाम के युवा जादूगर ने कमरे में प्रवेश करने के बाद वह आरव मेहरा के सामने बैठ गया और उसने अपना परिचय देते हुए टेबल पर रखे कागजों को लापरवाही से देखा। नमस्ते। आरव मेहरा ने सिर हिलाया, ओबे को रोके बिना। असली एलिमेंटल टाइड अभी भी उसके हाथ में था, जबकि टेबल पर छोड़ी गई शीट का इस्तेमाल केवल अनुमान लगाने के लिए किया गया था। वे जटिल सूत्रों और नीरस डेटा से भरे हुए थे और इसके अलावा आरव मेहरा के अलावा कोई भी उन कोड को नहीं समझ सकता था जिनका वह उपयोग कर रहा था। हाँ, निश्चित रूप से ओबे ने उन्हें वापस उनके मूल स्थान पर रखने से पहले केवल कुछ पृष्ठों को पलटा, लेकिन एक मजाकिया मुस्कान दिखाए बिना नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मेहनती होगे। बस मैं समय बिता रहा हूँ। आरव मेहरा ने एक बार फिर भौहें सिकुड़ी। मुझे आश्चर्य है कि चचेरा भाई ओबे मुझे क्यों ढूंढ रहा है। ओह ठीक है। ओबे अपनी कुर्सी के पीछे झुक गया और खुद को ज्यादा आरामदायक स्थिति में ले आया। मैं आज 2 कामों के लिए आया हूँ। पहला काम है चचेरे भाई राजीव तुमसे मिलना। आखिरकार मेहरा के बहुत से बच्चे अलग अलग शहरों में फैले हुए हैं, लेकिन तुम ही एकमात्र हो जिसे पैट्रियार्क ऑफ्रान ने बुलाया है।
जहां तक दूसरे काम की बात है, ओबे मेहरा ने कुछ देर रुककर कहा, दूसरा काम एक व्यापारिक सौदा है जिसके बारे में मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। आरव मेहरा पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। क्यों? चचेरा भाई ओबे भी कीमिया के काम में दिलचस्पी रखता है। स्वाभाविक रूप से ओबे ने गर्व से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चचेरे भाई राजीव, मुझे लगता है कि यहाँ लौटने के बाद आपने मेरे बारे में कुछ सुना होगा। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं मेहरा परिवार के सबसे बेहतरीन कीमियागरों में से एक हूँ। हाँ, आरव मेहरा के चेहरे पर एक अनिर्णीत मुस्कान थी। ठीक है चचेरे भाई राजीव, चलो इधर उधर की बातें मत करो। मुझे पता है कि एल्डर काउंसिल से तुम्हें कुछ परेशानी होगी, लेकिन एल्डर काउंसिल में मेरे कुछ सहयोगी हैं। अगर मैं कुछ शब्द कहूँ तो कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में मुझे उस मामले में चचेरे भाई ओबे को धन्यवाद देना होगा। लेकिन चचेरे भाई ओबे, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे सहयोगियों के लिए मेरी ओर से बोलने के लिए क्या करना होगा? हाँ, किसी समझदार व्यक्ति से बात करना बहुत आसान है। ठहाका लगाने के बाद ओबे धीरे से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ मेज पर रखे और अभिमानी और गर्वित भाव से आरव मेहरा को देखा। तुम्हें कुछ बहुत ही सरल काम करना होगा। मुझे गिल्डेड रोज का शेयरधारक बनने दो। मैं गिल्डेड रोज में 40% शेयर के लिए 3 मिलियन का निवेश करूंगा। आरव मेहरा ने पूरे 10 सेकंड तक ओबे को देखा और फिर मुस्कुराया। चचेरे भाई ओबे, तुम वाकई बहुत मजा किया हो। 3 मिलियन गोल्ड सिर्फ शब्दों के लिए? हाँ, तुम्हें सहमत होने की जरूरत नहीं है। ओबे की मुस्कान आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ओबे मेहरा की आंखों में इस बात पर कोई सवाल ही नहीं था कि क्या आरव मेहरा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। पूरा मेहरा परिवार जानता था कि एल्डर काउंसिल पहले ही आम सहमति पर आ चुकी थी और चाहती थी कि वह बच्चा गिल्डेड रोज को सौंप दे। ये किसी एक एल्डर या कुछ एल्डर का फैसला नहीं था, ये पूरी एल्डर काउंसिल का संयुक्त फैसला था। और यह सब पिछले महीने ब्लैक हॉर्न नीलामी में आरव मेहरा द्वारा उठाए गए हंगामे के कारण था। उसने मुट्ठी भर जादुई सामग्रियों के लिए लाखों खर्च किए, यहाँ तक कि हैंसन चार्लोट को मौके पर ही खून थूकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह की दौलत बहुत चौंकाने वाली थी, यहाँ तक कि ओकलैंड में भी। एल्डर काउंसिल के ये बूढ़े लोग ईर्ष्यालु कैसे न हों। ये सुनकर ओबे मेहरा को पता चल गया कि उसका मौका आ गया है। हर कोई जानता था कि मेहरा परिवार की युवा पीढ़ी के 3 प्रतिभाशाली लोग अगले कुलपति बनने की होड़ में थे। ये सिर्फ रॉस नहीं था और ओबे, यहाँ तक कि लियोन, जो क्लाउड टॉवर से आया था, कुछ सालों से कड़ी मेहनत कर रहा था। रॉस ने कई प्लेनर युद्धों से गुजरा और अपना प्लेनर लीजन बनाया, जबकि लियोन ने क्लाउड टॉवर का समर्थन प्राप्त किया। अगर वह पूछता तो क्लाउड टॉवर उसकी बहुत मदद करता। केवल ओबे बचा था। वह 5वीं रैंक का हाई मैज और मास्टर अल्केमिस्ट था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समर्थन नहीं था और वह केवल ये देख सकता था कि रॉस मेहरा की प्लेनर लीजन एक के बाद एक प्लेन से गुजर रही थी। वह केवल ये देख सकता था कि लियोन क्लाउड टॉवर से अपना समर्थन कैसे मजबूत कर रहा था। वह केवल ये देख सकता था कि वह कुलपति बनने से और दूर होता जा रहा था। लेकिन आखिरकार उसके सामने एक अवसर आया। वास्तव में यह अवसर गिल्डेड रोज था। ओबे एक मास्टर अल्केमिस्ट था और वह उन बुजुर्गों की तुलना में गिल्डेड रोज को कहीं ज्यादा समझता था। ओबे व्यक्तिगत रूप से वहां गया और उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उस कीमिया स्टोर ने बाजार पर एकाधिकार कर लिया था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक विशालकाय प्राणी था जो हर दिन बहुत अधिक मात्रा में धन पैदा कर रहा था। ओबे जब भी उन वस्तुओं को देखता था तो वह ईर्ष्या से लाल हो जाता था। अगर वह धन उसके हाथ में होता तो कितना अच्छा होता। उस धन पर भरोसा करके वह अगले कुलपति के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने में सक्षम होगा और मेहरा परिवार को उनके प्रतिद्वंद्वियों, वाटसन परिवार और चार्लोट परिवार को कुचलने के लिए नेतृत्व करेगा, जिनमें से बाद वाला हाल ही में बढ़ रहा था। वह परिवार को एंड्रूसा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना सकता था। इसके विपरीत राजीव मेहरा के हाथों में वह धन छोड़ना वास्तव में बेकार था। ये पिछले महीने की नीलामी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। कुछ जादुई सामग्रियों के लिए लाखों सोने का इस्तेमाल किया गया था। इससे साबित हुआ कि उसके इस चचेरे भाई में महत्वाकांक्षा की कमी थी। अन्यथा उसने उस राशि का इस्तेमाल भाड़े के सैनिकों के समूह को हथियार देने के लिए किया होता। भले ही यह विमान पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त न हो, लेकिन ये गिल्डेड रोज की रक्षा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। यह उस विशालकाय जानवर को बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करेगा। क्या ये कुछ जादुई सामग्री खरीदने से बेहतर नहीं था? ओबे मेहरा की नज़र में इस धन का सही इस्तेमाल केवल उसके अपने हाथों में ही किया जा सकता था। और अब उसे आखिरकार अपना मौका मिल गया। वे लालची बुजुर्ग वास्तव में अधीर थे। राजीव मेहरा को परिवार में वापस आए 2 महीने भी नहीं हुए थे, फिर भी वे इंतजार भी नहीं कर सकते थे और उसे गिल्डेड रोज सौंपने के लिए मजबूर करने वाले थे। यह अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण था। उसे वापस आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसके पास विलियम के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसे वह जानता हो। उसे परिवार से जुड़े होने का कोई एहसास नहीं था। यह उसे एक मृत अंत में धकेल रहा था। ओबे के दृष्टिकोण से कुछ साल तक इंतजार करना बेहतर होगा, जब तक कि राजीव मेहरा परिवार में पूरी तरह से घुल मिल न जाए और वे दोनों एक दूसरे से जुड़ न जाएं। फिर वे धीरे धीरे गिल्डेड रोज के टुकड़े टुकड़े करके उसे धीरे धीरे कुतरते हुए प्राप्त करेंगे। किसी समय भले ही मेहरा परिवार पूरा गिल्डेड रोज न पा सके, लेकिन वे निश्चित रूप से कीमिया बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लेंगे।
लेकिन दुर्भाग्य से एल्डर काउंसिल के वे बूढ़े लोग इस तर्क को समझ नहीं पाए। लेकिन यह अच्छा था क्योंकि इसने ओबे को एक मौका दिया। वह इस अवसर का उपयोग राजीव मेहरा के साथ सौदा करने के लिए कर सकता था। वह इन बूढ़े लोगों में से कुछ की मदद पर निर्भर था जो उस पर एहसान करते थे। अन्यथा वह राजीव मेहरा को जल्दबाजी में ऐसा सौदा नहीं पेश करता क्योंकि उसे निश्चित रूप से पर्याप्त लाभ के बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब तक राजीव मेहरा मूर्ख नहीं हो जाता, वह एल्डर काउंसिल के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता था। इस प्रकार ओबे आत्मविश्वास से भरा हुआ था, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन ओबे को कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष इस पर विचार कर रहा है और पक्ष विपक्ष को तौल रहा है। लेकिन चाहे वह कितना भी विचार करे, राजीव मेहरा का अंतिम विकल्प उसकी अपेक्षा से अलग नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से टेबल के दूसरी तरफ बैठे युवा जादूगर को मुस्कुराने में 3 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। ऐसा लगता है कि सहमत न होना बुरा होगा। हाँ, ओबे मेहरा ने इस पर कुछ नहीं कहा और केवल हंस दिया। युवा जादूगर की मुस्कान और भी अधिक मजबूरी भरी लग रही थी। अंत में उसने ओबे की चौकस निगाहों के नीचे कहा, लेकिन मैं फिर भी सहमत नहीं होऊंगा। ओबे को लगा कि उसने पहले तो गलत सुना है, लेकिन जानकारी को पचाने के लिए कुछ समय लेने के बाद उसे समझ में आया कि जवाब वास्तव में इनकार था। वह कैसे इनकार कर सकता था? शांत ओबे अचानक अपना आपा खो बैठा। आप कैसे सहमत नहीं हो सकते? ओबे इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका। वह गुस्से से उछल पड़ा और एक क्रूर नज़र और उखड़ी हुई सांस के साथ आरव मेहरा को देखा, बस खुद को भूल गया। क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आरव मेहरा ने ओबे को केवल थोड़ा अफसोस के साथ देखा और जवाब दिया, गिल्डेड रोज का व्यवसाय अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे अतिरिक्त शेयरधारक की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी क्या ज़रूरत होगी? अध्याय 336। लेकिन एल्डर काउंसिल। ओबे ने ये शब्द सुनकर अपना संयम पूरी तरह खो दिया। अगर वह कर सकता तो ओबे वाकई अपने चचेरे भाई के दिमाग को खोलकर देखना चाहता कि अंदर क्या है। क्या वह नहीं समझता कि अगर उसने मुझे ठुकरा दिया तो चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी? एक बार जब एल्डर काउंसिल इस मामले को उठाएगी तो उसके पास केवल 2 विकल्प होंगे। एक तो गिल्डेड रोज को सौंपना और एल्डर काउंसिल की कठपुतली बन जाना, जबकि दूसरा मेहरा परिवार का विरोध करना और ओकलैंड की इस प्रमुख ताकत का दुश्मन बन जाना। ओबे मेहरा को समझ में ही नहीं आया, ये समझदार दिखने वाला व्यक्ति बुद्धिमानी भरा फैसला लेने में कैसे विफल हो सकता है। ओबे की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी और उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके क्या परिणाम होंगे? वह बस इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता था। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव था। क्या मैंने पहले से ही सभी संभावित परिणामों पर विचार नहीं किया था? उसके पास मेरे साथ सहयोग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वह ऐसा चुनाव क्यों करेगा? मुझे पता है। आरव मेहरा जवाब देने ही वाला था कि तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जल्द ही विलियम और रॉस बुरी तरह से घायल होकर आ गए। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे हौंफ रहे थे, मानो उन्होंने कुछ 100 जादुई जानवरों से लड़ाई की हो। कमरे में प्रवेश करते समय वे एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ओबे को देखा तो वे दोनों स्तब्ध रह गए। ओबे, तुम यहाँ क्यों हो? रॉस और ओबे युवा पीढ़ी के 3 महान प्रतिभाशाली लोगों में से 2 थे और उनके बीच प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच गई थी। उनका रिश्ता रॉस और विलियम से भी बदतर था, इसलिए रॉस का लहजा बहुत विनम्र नहीं था। हाँ, रॉस, बहुत दिनों से नहीं मिले। ओबे थोड़ा शांत हो गया था। जब उसने उन दोनों को अंदर आते देखा तो वह स्तब्ध रह गया, लेकिन वह जल्दी से संभल गया और उसने एक विनम्र मुस्कान भी दिखाई। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हारा चरित्र नहीं बदला है, रॉस। हाँ, मैं आज चचेरे भाई राजीव के साथ एक व्यापारिक सौदे पर चर्चा करने आया था, बस इतना ही। लेकिन तुम बिल्कुल समय पर आए हो। तुम्हें हमारे छोटे चचेरे भाई को सलाह देने में मेरी मदद करनी चाहिए। चचेरे भाई रॉस, चचेरे भाई ओबे को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। चूंकि विलियम और रॉस आ चुके थे, इसलिए आरव मेहरा स्वाभाविक रूप से ओबे के साथ रहने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उसने अपना ध्यान वापस एलिमेंटल टाइड पर केंद्रित करने से पहले केवल एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी। सुना, ओबे। रॉस के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया क्योंकि वह एक कदम आगे बढ़ा, खुद को ओबे और आरव मेहरा के बीच में रख लिया। अरे चचेरे भाई राजीव, मेरी बात सुनो। ओबे को चिंता होने लगी, लेकिन आरव मेहरा पहले ही अपने कागजात में अपना सिर छिपा चुका था और पहले की तरह अपना काम जारी रखा। जहां तक ओबे की बात है, उसे बस परवाह नहीं थी। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो ओबे? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से बाहर भेजूं? रॉस के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। वह और भी अधिक बेलगाम महसूस कर रहा था क्योंकि अंतहीन वसंत के उतार चढ़ाव भी फैल रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। वास्तव में अगर ओबे नहीं जाता तो रॉस हमला कर सकता था। जहां तक रॉस का सवाल था, ओबे द्वारा वहां बिताया गया हर मिनट रॉस को पूर्ण एलिमेंटल टाइड से दूर रखने के लिए कुछ मिनट होंगे। अगर रॉस ओबे को बाहर निकालने के लिए बल का उपयोग कर सकता है तो वह विनम्र नहीं होगा। ठीक है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। ओबे मूर्ख नहीं था। वह देख सकता था कि रॉस के वर्तमान रवैये के साथ आज सौदे पर आगे चर्चा नहीं की जा सकती थी। ओबे ने दोनों हाथ उठाए, ये दिखाते हुए कि वह लड़ाई करने की योजना नहीं बना रहा था।
वह एक आखिरी पंक्ति की कोशिश करते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर पीछे हट गया। लेकिन चचेरे भाई राजीव, ऐसा मत सोचो कि रॉस तुम्हारी मदद कर सकता है। सच तो यह है कि रॉस का एल्डर काउंसिल में कोई सहयोगी नहीं है। अगर तुम उन बूढ़ों के हाथों खाए नहीं जाना चाहते तो मेरे निवेश को स्वीकार करना ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम मुझे गिल्डेड रोज का शेयरधारक बनने दो। ये कहने के बाद ऑबे कमरे से बाहर चला गया। ऑबे गिल्डेड रोज में निवेश करना चाहता है। विलियम के चेहरे पर अजीब भाव था। मुझे कैसे नहीं पता था कि ऑबे इतना अमीर है कि वह गिल्डेड रोज में निवेश करने के बारे में सोच सकता है। 40% शेयर के लिए 3000 गोल्ड। वह पागल है। विलियम लगभग हंस पड़ा। 3000 गोल्ड की तो बात ही छोड़ो, मौजूदा गिल्डेड रोज को 30,000 गोल्ड की भी परवाह नहीं होगी। इसके अलावा 40% शेयर, ये बहुत ही पागलपन भरा विचार था। हाँ, आरव मेहरा ने ठहाका लगाया। 13 सूत्र पहले से ही पूरे थे, केवल ध्यान विधि सेट का अनुकूलन बाकी था और यह आरव मेहरा के लिए बहुत जटिल नहीं था। उसे आखिरकार कलम नीचे रखने और कागजों के मोटे ढेर को रॉस को देने में सिर्फ 2 घंटे और लगे। ये संपूर्ण एलिमेंटल टाइड है, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। हाँ। रॉस ने कागजों के ढेर को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, उसके पैर कांप रहे थे। उसने अत्यंत जटिल भाव से आरव मेहरा को देखा। उसने 10 साल पहले एलिमेंटल टाइड का पहला भाग प्राप्त किया था और पागल गति से आगे बढ़ने के लिए इस बुरी तरह क्षतिग्रस्त मेडिटेशन लॉ सेट पर भरोसा किया था। न केवल वह 30 वर्ष की आयु से पहले 5वीं रैंक का उच्च जादूगर बन गया, बल्कि उसके पास मेहरा परिवार का सबसे मजबूत मैजिक कंडक्टिंग रून एंडलेस स्प्रिंग भी था। तब से रॉस को पता था कि एलिमेंटल टाइड ही वह जादुई मार्ग है जिस पर उसे चलना था। बस इतना था कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त एलिमेंटल टाइड ने अंततः अपनी कमजोरी दिखानी शुरू कर दी। रॉस ने 5वीं रैंक का उच्च जादूगर बनने के बाद एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपने जादुई मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हर संभव तरीके पर विचार किया था। वह एक के बाद एक विमान से गुजरते हुए जोखिम उठाता रहा। रॉस ने केवल एक अस्पष्ट सुराग खोजने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि यह अस्पष्ट सुराग उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी स्टेन वॉटसन के हाथों में था, जिससे वह वास्तव में निराश हो गया। यह उस समय था जब रॉस को लगा कि उसकी सभी उपलब्धियां हमेशा के लिए 5वीं रैंक का उच्च जादूगर बनने पर ही रुक जाएंगी। लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस छोटे चचेरे भाई को उसने लूटने की योजना बनाई थी, वह वास्तव में उसका जीवन बदल देगा। अब जब रॉस के पास पूरा एलिमेंटल टाइड था तो उसे लगा जैसे उसकी आंखों में आग लगी हुई है। चचेरा भाई विलियम, आरव मेहरा ने रॉस को कागजात सौंपने के बाद उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने विलियम को बुलाया और कहा, उस दौरान आपने क्रिम्सन हॉट का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और इसकी गहरी समझ हासिल की। आप पहले से ही पुराने क्रिम्सन टॉवर के उन उच्च जादूगरों के स्तर तक पहुंच चुके हैं। यदि आपने पहले क्रिम्सन हॉट का अध्ययन किया होता तो आपका मैजिक कंडक्टिंग रून ब्लेजिंग फोर्ज होना चाहिए था। दुर्भाग्य से आपने क्रिम्सन हॉट को उसके लिए बहुत देर से सीखा। विलियम को ईर्ष्या हुई जब उसने रॉस को पूरा एलिमेंटल टाइड प्राप्त करते देखा और अपने छोटे चचेरे भाई से ये शब्द सुनकर वह हैरान रह गया। इस प्रकार आरव मेहरा ने अपनी जेब से कागज का एक ढेर निकालने से पहले थोड़ा सोचा। मैंने तुम्हारे लिए लावा हॉट तैयार किया है। ये क्रिम्सन टॉवर का सबसे मजबूत मेडिटेशन लॉ सेट है और इसमें 13 सूत्र हैं। इसके अलावा लावा हॉट क्रिम्सन हॉट से बहुत अलग है, ये बहुत अत्याचारी है। यदि आप इसका ठीक से अध्ययन करते हैं तो आप अपने मूल मैजिक कंडक्टिंग रून्स को नष्ट करने में सक्षम होंगे और मलबे से आप सबसे मजबूत फायर मैजिक कंडक्टिंग रून्स ब्लेजिंग फोर्ज का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होंगे। यह आश्चर्यजनक है। विलियम की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसके चेहरे से नुकसान की भावना गायब हो गई और उसकी जगह एक अवाक सुखद आश्चर्य ने ले ली। एकमात्र शर्त यह है कि आपको उस दर्द को सहना होगा जो यह मेडिटेशन लॉ सेट लाएगा। बेशक, कोई समस्या नहीं। विलियम पूरी तरह से एकाग्र था, आरव मेहरा के शब्दों के अर्थ पर विचार कर रहा था। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। उसने विलियम को यह नहीं बताया कि वह जिस दर्द की बात कर रहा था वह सबसे वास्तविक दर्द था, ऐसा दर्द जो उसे मरने पर मजबूर कर देगा। जब उन दोनों को अपने मेडिटेशन लॉ सेट मिल गए तो वे बेसब्री से उन्हें जांचना चाहते थे, इसलिए वे जल्दी से माफ़ी मांगने और अपने कमरे में वापस जाने से पहले थोड़ी देर के लिए रुके। उनके जाने के बाद आरव मेहरा निष्क्रिय नहीं रहा। आरव मेहरा ने 10,000 स्पेल व्हील निकाला। ये पहले ही समाप्त हो चुका था और एक सच्चे स्पिरिट मैजिक टूल के मैना उतार चढ़ाव ने तुरंत पूरे कमरे को भर दिया। लेट और गोल्ड एसेंस से बनी डिस्क लगभग एक हथेली के आकार की थी। स्टार जेम और एलिमेंटल एम्बर ने घनी तरह से भरे हुए रूनों और सरणियों से घिरे हुए एक अर्धवृत्त पर कब्जा कर लिया। इन रूनों और सरणियों को सक्रिय करने और विशाल विस्फोट के साथ फटने के लिए आरव मेहरा को बस एक विचार की आवश्यकता थी। शक्ति, लाट और गोल्ड एसेंस के योग्य। अपनी अंतर्दृष्टि के बावजूद आरव मेहरा लाट और गोल्ड एसेंस से बने 10,000 स्पेल व्हील की गुप्त रूप से प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। इसे पहले से ही इसकी क्षमता के आधार पर चौंकाने वाला बताया जा सकता है। आखिरकार 10,000 स्पेल व्हील पर उसने जो रन बनाए थे वे सभी बुक ऑफ डेथ से आए थे। कोई अन्य जादुई सामग्री ऐसी भयावह शक्ति का समर्थन नहीं कर सकती थी, अकेले स्टार जेम और एलिमेंटल एम्बर को ही छोड़ दें।
एलिमेंटल एम्बर ठीक होता, लेकिन स्टार जेम में विश्व शक्ति थी। विश्व शक्ति का भार वहन करते हुए साधारण सामग्री कैसे काम कर सकती है? आइए देखें कि एंडरफा क्या कहता है। 10,000 स्पेल व्हील की शक्ति का परीक्षण करने के बाद आरव मेहरा ने अपने मैजिक एरे को घुमाना शुरू किया, जिससे एंडरफा जाग गया, जो उस 10वें मैजिक एरे में सो रहा था। अध्याय 337। इतनी जल्दी खत्म हो गया। जागने के बाद 10,000 स्पेल व्हील के मान में उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए एंडरफा ने आश्चर्य से पूछा। पहले एंडरफा ने सोचा था कि इस युवा जादूगर को ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल पूरा करने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन कुछ ही महीने बीते थे और वह अब ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल पेश कर रहा था। एंडरफा के इसमें जगह बनाने के बाद ये मैजिक टूल एक परफेक्ट ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल बन जाएगा। कैसा है? क्या आप इस नए शरीर से खुश हैं? बुरा नहीं। स्पेल व्हील से आने वाले शक्तिशाली मैना उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए लालची एंडरफा भी अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वाकई बुरा नहीं है बच्चे। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने शानदार कीमियागर हो और भाग्यशाली भी। लेटोर गोल्ड, एलिमेंटल एम्बर और आश्चर्यजनक रूप से एक स्टार जेम, ये जादुई सामग्री है जिन्हें पाया जा सकता है लेकिन खोजा नहीं जा सकता। हाँ, मैं वास्तव में काफ़ी भाग्यशाली हूँ। अच्छा, तो जैसा हमने कहा उसके अनुसार मैं 100 साल के लिए इस ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल का मैजिक टूल अवतार बन जाऊंगा और तुम मुझे 100 साल में जाने दोगे। स्वाभाविक रूप से एंडरफा सीधा था। आरव मेहरा की सहमति प्राप्त करने के बाद वह सीधे एक काली धुंध में बदल गया और मैजिक एरे से बाहर निकल गया। आरव मेहरा ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और 10,000 स्पेल व्हील का आग्रह किया। कमरे में असीम रोशनी फैल गई, क्योंकि भयंकर मैना उतार चढ़ाव ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे, जिससे आसपास के तत्व भड़क रहे थे। ये पहली बार था जब एंडरफा ने अपनी असली शक्ति दिखाए। एक विशाल बल के घूमते हुए 10,000 स्पेल व्हील की ओर बढ़ने पर ड्रैगन की दहाड़ सुनी जा सकती थी। चमकदार रोशनी और भयंकर मैना उतार चढ़ाव अचानक जम गए थे। काले कोहरे को 10,000 स्पेल व्हील में भागते हुए और एक पल में गायब होते हुए देखा जा सकता था। अद्भुत शक्ति। एंडरफा के स्पेल व्हील के साथ एकीकृत होने के साथ आरव मेहरा ने देखा कि भयंकर मैना उतार चढ़ाव अधिक मजबूत हो गए थे। इस ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की शक्ति अधिक से अधिक बढ़ती गई, जब तक कि यह नया बनाया गया ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल आश्चर्यजनक रूप से मिड रैंक ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल नहीं बन गया। इस तरह की शक्ति 4th रैंक आर्कमेज के बराबर थी। बस थोड़ा और यह सीमा को तोड़ सकता था और 5th रैंक आर्कमेज के खिलाफ मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा एंडरफा के एकीकरण के साथ आरव मेहरा पहली बार 10,000 मंत्र कानून के साथ एक बहुत ही परिचित भावना महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे वह 10,000 मंत्र चक्र था और 10,000 मंत्र चक्र वह था। ये पहला सच्चा आत्मा जादू उपकरण था जो वास्तव में उसका था। शॉन को उसके अपने हाथों से नहीं बनाया गया था, और हालांकि स्यूडोस शक्ति और उपयोगिता दोनों में एक सच्चे आत्मा जादू उपकरण के समान था, फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे आरव मेहरा ने अपने 2 हाथों से तैयार किया हो। वे दोनों अनुबंधों के माध्यम से वश में और नियंत्रित थे, और हालांकि वे जो चाहें करेंगे, उनके बीच हमेशा वह अनुबंध रहेगा, इसलिए वे कभी भी इस निकट समलन स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। और मृत्यु की पुस्तक का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में आरव मेहरा को अभी भी मृत्यु की पुस्तक में पूरी तरह से महारत हासिल करनी थी। वह भी केवल इसकी शक्ति का कुछ हिस्सा उधार ले सकता था। लेकिन 10,000 जादू का पहिया आरव मेहरा ने इसे बनाया, और यह कहा जा सकता है कि एंडरफा उसके 10वें जादू के चक्र से जुड़ा हुआ था। अब जब वह जादू के चक्र का जादू उपकरण अवतार बन गया था, तो वह आसानी से जादू के चक्र और 10,000 जादू के चक्र के बीच जुड़ सकता था, जिससे आरव मेहरा सिर्फ एक विचार से 10,000 जादू के चक्र में शक्ति स्थानांतरित कर सकता था। वह एहसास वाकई सुखद था। आरव मेहरा को अपनी इच्छा से जादू करने में सक्षम होने का एहसास होने में 1 घंटा लग गया। बाद में उसे अचानक एक बात याद आई। अरे एंडरफा, यह क्या है? एंडरफा भी अपने नए शरीर के अनुकूल होने के लिए इस समय का फायदा उठा रहा था। इस ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की लेवल पावर काफी अप्रत्याशित थी, जिससे एंडरफा को सुखद आश्चर्य हुआ। अगर ये तथ्य न होता कि वह एक महत्वपूर्ण मिशन को अपने कंधों पर उठा रहा था, तो एंडरफा ने पहले ही उस 100 साल के समझौते को छोड़ दिया होता और वास्तव में उस सच्चे आत्मा जादू उपकरण का जादुई उपकरण अवतार बन गया होता। तुलन पर्वत के बारे में आप कितना जानते हैं? एंडरफा की आवाज में सतर्कता थी, क्योंकि उसने जवाब दिया, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये कुछ भी नहीं है। आरव मेहरा इस सतर्क स्वर को कैसे नोटिस नहीं कर सकता था। इसे सुनने के बाद उसे पता था कि वह सही था। आपको ध्यान देना चाहिए था कि जब आप मेरे जादू के समूह में सो रहे थे, तब मैंने अपना खुद का ध्यान कानून सेट नहीं चुना था। अब मेरे लिए एक बहुत ही दुर्जेय ध्यान कानून सेट प्राप्त करने का अवसर है, लेकिन इसके लिए मुझे तुलन पर्वत के मूल में जाना होगा। बिल्कुल भी मत जाओ। ओह, मुझसे क्यों मत पूछो, बस मत जाओ। ये कहने के बाद एंडरफा को एहसास हुआ कि उसके शब्द कुछ हद तक अनुचित थे, और इस तरह उसने अपना स्वर नर्म कर लिया। तुलान पर्वत आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ कितने शक्तिशाली जादूगर गिरे हैं, लेकिन अगर तुम अपनी मौजूदा ताकत के साथ वहाँ जाओगे तो एक हड्डी भी नहीं बचेगी। क्या यही वजह नहीं है कि मैं तुम्हारे पास हूँ? क्या? मेरा क्या? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक जादुई औजार का अवतार हूँ।
मैंने वॉन का जीवन भर पीछा किया और मुझे अभी भी 1 सदी तक इंतजार करना होगा जब तक तुम मुझे आज़ाद नहीं कर दोगे। एंडिफा की आवाज़ से आत्मविश्वास की कमी सुनी जा सकती थी। हाँ एंडिफा, तुम ईमानदार नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह अच्छा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया है, मुझे सोना है। उसके काम पूरा करने के बाद एंडिफा जल्दी से स्पेल व्हील की गहराई में डूब गया और चाहे आरव मेहरा ने उसे कितना भी पुकारा, उसने ज़रा सी भी आवाज़ नहीं निकाली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा सिर्फ स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने 10,000 स्पेल व्हील को पकड़ रखा था। वह कैसे कर सकता है? खैर, जो भी हो। हालांकि एंडिफा ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन आरव मेहरा को 70 से 80% यकीन था कि उस रहस्यमयी मैजिक टूल अवतार की उत्पत्ति तुलान पर्वत से जुड़ी हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अब इसे स्वीकार नहीं किया। एक बार जब वे तुलान पर्वत पर पहुंच गए तो आरव मेहरा के पास उसे स्वीकार करने के लिए 100 तरीके होंगे। आरव मेहरा दुनिया को हिला देने वाली ड्रैगन दहाड़ को नहीं भूला था जो एंडिफा ने 10,000 स्पेल के साथ एकीकृत होने पर निकाली थी पहिया। अगले कुछ दिनों तक उस घर के अंदर तीनों जादूगर अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। आरव मेहरा डूम स्टाफ और 10,000 स्पेल व्हील की शक्ति से परिचित हो रहे थे, जबकि विलियम और रॉस ध्यान विधि सेट का दिल और आत्मा से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया। उस दिन आरव मेहरा हमेशा की तरह अपने ध्यान के बाद एंडिफा का नाम पुकार रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आरव मेहरा इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। वह केवल 10,000 स्पेल व्हील को अपनी जेब में वापस रखने से पहले मुस्कुराए। फिर उन्होंने डूम स्टाफ निकाला और अपने दिमाग को स्टाफ की गहराई में केंद्रित करना शुरू कर दिया, जबकि चुपचाप मौत की किताब से उन रहस्यमय पात्रों को मुंह से बोल रहे थे। ये वह काम था जो आरव मेहरा हर दिन करते थे। डूम स्टाफ और 10,000 स्पेल व्हील अलग अलग थे। स्पेल व्हील की सभी सरणियां रन और मैना को तराशने के लिए बनाई गई थीं, जिसका मतलब था कि आरव मेहरा भविष्य में आसानी से बुक ऑफ डेथ से रन जोड़ सकते थे। एक दिन वह इसका इस्तेमाल मैजिक एरे को पूरी तरह से कॉपी करने के लिए भी कर सकते थे। लेकिन ये डूम स्टाफ के साथ काम नहीं करेगा। डूम स्टाफ की सरणियां पहले से ही अपना सिस्टम पूरा कर चुकी हैं। अगर उन रहस्यमयी पात्रों को इसमें तराशा जाता तो वे तुरंत उस सिस्टम को नष्ट कर सकते थे। इसलिए आरव मेहरा डूम स्टाफ को उन पात्रों को याद दिलाने के लिए केवल एक बहुत ही सूक्ष्म विधि का उपयोग कर सकते थे। यह अल्पावधि में काम नहीं करेगा, लेकिन 1 या 2 साल या शायद 10 या 20 साल बाद जब डूम स्टाफ ने उन रहस्यमयी पात्रों को अच्छी तरह से पंजीकृत किया तो लाए गए प्रभाव सभी अपेक्षाओं से बढ़कर होंगे। दस्तक दस्तक दस्तक। लेकिन दुर्भाग्य से आरव मेहरा को अपने काम के बीच में जल्दबाजी में दस्तक देने से बाधित होना पड़ा। अंदर आओ, आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ीं। व्यस्त होने के बावजूद बाधित होने की भावना ने उसे बेचैन कर दिया। अरे, ये जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। 40 साल का एक छोटा और मोटा अधेड़ आदमी अंदर आया और शिकायत करते हुए अपना पसीना पोंछा। राजीव मेहरा है न? जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे एक तरफ रखो और मेरे साथ आओ, बड़े लोग तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। ओह, आरव मेहरा की आंखें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं और उसने उत्सुकता से पूछा, बड़े लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आरव मेहरा ने यह सवाल लापरवाही से पूछा था। वास्तव में उचित उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे झकझोर दिया हो। बेशर्म, मोटा आदमी चौंक गया। उसने आरव मेहरा की ओर उंगली से इशारा किया, लगभग अपनी नाक को दबाते हुए। तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए, राजीव मेहरा। तुम खुद को क्या समझते हो? बड़े लोग तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें पहले तुम्हें अपना हिसाब देना होगा? युवा पीढ़ी वाकई नासमझ है। मेरे दिनों में हम बड़े लोगों की बात मानते थे, भले ही हमें बहुत ज़्यादा खतरों से गुजरना पड़े। हम तुम्हारी तरह लंबी चौड़ी बातें कैसे कर सकते हैं? फिर भी नहीं चल रहे। तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नाश्ता परोसूंगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने अपना गाल खुजाया। उसे सच में नहीं पता था कि उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को कैसे नाराज़ कर दिया। जोसेफ, क्या तुम्हें मेहरा परिवार की युवा पीढ़ी से कोई परेशानी है? दरवाज़ा एक बार फिर किसी ने खोला। अध्याय 338। युवा पीढ़ी वास्तव में अधिक से अधिक। जोसेफ वही दोहरा रहा था जो उसने अभी अभी कहा था जब उसने उस युवा और परिचित चेहरे को देखा। फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। जोसेफ जड़वत लग रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें सदमे और भय से भरी हुई थीं। ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा हो। उसने बार बार अपना मुंह खोला और बंद किया, लेकिन केवल एक अर्थहीन आवाज़ ही निकाल सका। कृपया जारी रखें, जोसेफ। और अधिक से अधिक क्या? रॉस मेहरा ने कमरे में प्रवेश किया, जबकि वह काफ़ी चिढ़े हुए लग रहे थे। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी नज़रें खुश नहीं दिख रही थीं। और अधिक से अधिक? जोसेफ ने रॉस की ओर देखते हुए गले में कुछ अटका लिया। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। बताओ। और अधिक से अधिक? जोसेफ इतना डर गया कि उसकी आंखें भर आईं। वह क्या कह सकता था? उसके सामने खड़ा था रॉस मेहरा, 3 प्रतिभाशाली लोगों में से एक, अगले कुलपति बनने के लिए एक शक्तिशाली प्रतियोगी। उसने क्रिम्सन फोर्ट में 1000 उग्रज्वाला बीस्टमैन का सामना किया। उसने जोसेफ से कहीं ज्यादा लोगों को मारा था। भले ही जोसेफ 100 गुना ज्यादा साहसी होता, लेकिन वह उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता।
जब उसने रॉस को प्रवेश करते देखा तो जोसेफ ने चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। मैं युवा पीढ़ी का अपमान करने के लिए इतना मूर्ख क्यों था? अब रॉस उस पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों में से एक दिखाई दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वास्तव में वही दोहराना चाहिए जो मैंने कहा था? नहीं, मैं केवल 50 वर्ष का हूं, मेरे सामने अभी भी बहुत साल हैं। रॉस, युवा मास्टर रॉस, मैं स्वाभाविक रूप से आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं ये केवल राजीव से कह रहा था। मेरे शब्द उसके उद्देश्य से थे। रॉस के दबाव का सामना करते हुए जोसेफ प्रेरणा से भर गया। ये राजीव मेहरा बहुत ही बेशर्म है, उसे वाकई बड़ों की परवाह नहीं है। जब मैंने युवा पीढ़ी का जिक्र किया तो मैं राजीव मेहरा जैसे लोगों का जिक्र कर रहा था, न कि तुम्हारा। गलत मत समझो, जोसेफ ने रॉस के हाव भाव को ध्यान से देखते हुए कहा। जोसेफ की नज़र में उसके शब्द बहुत ही उचित थे। वह रॉस की चापलूसी करते हुए दोष से बच रहा था, और ये शब्द निश्चित रूप से रॉस पर राजीव के बारे में बुरा प्रभाव डालेंगे। वह खुद की रक्षा मुश्किल से कर सकता था, इसलिए वह मेहरा परिवार के नए सदस्य की परवाह कैसे कर सकता था? इसके अलावा अगर राजीव मेहरा नहीं होते तो वह निश्चित रूप से रॉस को नाराज नहीं करते। दोष से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करना बस उसका सस्ता फायदा उठाना था। युवा मास्टर रॉस, इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राजीव मेहरा जैसे लोग अपना समय केवल ये पूछने में बिताते हैं कि परिवार उन्हें क्या दे सकता है, लेकिन जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो वे परिवार की उपेक्षा करते हैं। कुछ लोगों की तुलना वास्तव में दूसरों से नहीं की जा सकती। युवा मास्टर रॉस ने आपकी 20वीं की उम्र में ही क्रिम्सन फोर्ट पर विजय प्राप्त कर ली थी। आपकी तुलना राजीव जैसे लोगों से करना स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा है। जोसेफ और भी ऊर्जावान हो गया। उसने विलाप करते हुए अपना सिर हिलाया। वह अपना सिर हिला रहा था और इतने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से इशारे कर रहा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि जितना अधिक वह बात कर रहा था, रॉस का चेहरा उतना ही खराब होता जा रहा था। राजीव मेहरा जैसे टिड्डों को परिवार से निकाल देना चाहिए। बस जोसेफ बात करते करते और भी अधिक उत्साहित हो रहा था। उसने विचारहीन युवा की बेरहमी से आलोचना करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब रॉस ने उसे गुस्से से टोका तो वह भ्रमित हो गया। वह वहीं अचंभित खड़ा था, घबराई हुई रॉस को देख रहा था। जोसेफ बुरी तरह डर गया था। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने सिर्फ राजीव मेहरा के बारे में बात की। यंग मास्टर रॉस कैसे दुखी हो सकते हैं? मैंने यंग मास्टर रॉस को कैसे नाराज किया? क्या वे पहले से ही परिचित हैं? क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रॉस ने लगभग अपनी उंगली जोसेफ की नाक में घुसा दी। जोसेफ ने हमेशा मेहरा परिवार में एक महत्वहीन भूमिका निभाई थी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसके पास कोई समर्थक नहीं था और उसे एल्डर काउंसिल में पद पाने से पहले केवल 1 दशक तक संघर्ष करना पड़ा। वह कामों को चलाने का प्रभारी था। उस समय से उस मोटे आदमी ने एल्डर काउंसिल के समर्थन से लोगों को डराने और उन पर दबाव बनाने के लिए अपने शक्तिशाली संबंधों का उपयोग करने के लिए अपनी स्थिति पर भरोसा किया। स्वाभाविक रूप से, चाहे जोसेफ लोगों को कितना भी धमकाना पसंद करता हो, वह रॉस पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार रॉस आमतौर पर जोसेफ की हरकतों पर आंखें मूंद लेता था, लेकिन रॉस को उम्मीद नहीं थी कि यह मोटा आदमी इतना दूरदर्शी होगा। सच में, उसने वास्तव में चचेरे भाई राजीव को डराने की कोशिश की। जब उसने परिणामों के बारे में सोचा तो रॉस को पसीना आ गया। अगर आरव मेहरा उसके बगल में खड़ा न होता तो रॉस उस मोटे आदमी की गर्दन पकड़ लेता और उससे पूछता कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या चचेरे भाई राजीव कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम आसानी से भड़का सकते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मौत को दावत दे रहे हो, लेकिन पूरे मेहरा परिवार को इसमें मत घसीटो। एल्डर काउंसिल पहले से ही शोर मचा रही होगी, लेकिन तुम कौन होते हो इस तरह के रवैये के साथ यहाँ आने की हिम्मत करने वाले? युवा मास्टर रॉस, मैं तो बस। रॉस के हाव भाव बिगड़ते देख जोसेफ के चेहरे पर नरमी आने लगी। वह वहां लड़खड़ा गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। भाड़ में जाओ, रॉस ने गहरी सांस ली, उस मोटे आदमी को फायरबॉल से मारने की इच्छा को दबाते हुए। हाँ, मैं तुरंत भाग जाऊंगा। रुको। इस समय आरव मेहरा ने अचानक जोसेफ को आवाज लगाई। जोसेफ उदास भाव से वहां खड़ा था, आरव मेहरा को देख रहा था और फिर रॉस की ओर मुड़ा। यह नहीं जानता था कि उसे इस समय किसकी बात सुननी चाहिए। क्या? रॉस ने जोसेफ के भाव देखे और उसके माथे पर एक नस धड़कने लगी। चचेरे भाई राजीव ने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? हाँ। जोसेफ ने आरव मेहरा का सामना करने से पहले सावधानी से थोड़ा ठंडा पसीना पोंछा। इस बार उसने कृपालु दिखने की हिम्मत नहीं की। एल्डर काउंसिल में जोसेफ की स्थिति दूसरों को डराने धमकाने तक ही सीमित नहीं थी। उसे कुछ अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता थी। उसके सामने स्थिति स्पष्ट और सरल थी। रॉस गुस्से में आ गया और लगभग उस पर हमला कर दिया, लेकिन राजीव मेहरा ने उसे इंतजार करने के लिए कहा और रॉस ने तुरंत उसके शब्दों को दोहराया। चूंकि यह इस बिंदु पर पहुंच गया था, इसलिए जोसेफ को यह कैसे समझ में नहीं आया। ये केवल अब था कि जोसेफ ने वास्तव में अपने द्वारा किए गए अपराध को समझा। ऐसा लग रहा था कि यह राजीव मेहरा कोई बच्चा नहीं था जो हाल ही में बिना किसी योग्यता या समर्थन के मेहरा परिवार में शामिल हुआ था। इस स्थिति से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि राजीव मेहरा का समर्थक संभवतः रॉस था।
जोसेफ इस बारे में सोचते हुए पछतावे से खुद को रोक नहीं पाया। उसे पहले अधिक विस्तृत जानकारी न मांगने का पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि राजीव मेहरा का समर्थक रॉस है तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता। बस कुछ वाक्यों से उसने रॉस मेहरा को नाराज कर दिया था। मेहरा परिवार में उसके भविष्य के दिन शायद उतने अच्छे न हों। युवा मास्टर राजीव, क्या आपको कुछ चाहिए? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक डर जाता। बात उस बिंदु पर पहुंच गई जहां उसका रवैया पूरे 180 डिग्री बदल गया। यह इतना भी नहीं है। मैं केवल ये पूछना चाहता था कि एल्डर काउंसिल द्वारा मुझसे पूछताछ करने का आदेश किस एल्डर ने दिया था? आरव मेहरा ने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ सहजता से कहा। यह एल्डर लोगन है। ओह! आरव मेहरा कुछ पल के लिए विचलित हो गया, फिर उसे याद आया कि विलियम ने एल्डर लोगन को जेसन का दादा बताया था, वह बदकिस्मत आदमी जिसका सिर विलियम ने कुचल दिया था। वह लोरेन मेहरा का नेता था, जो मेहरा परिवार की 3 मुख्य शाखाओं में से एक था। एल्डर काउंसिल में उसका बहुत अधिकार था, उसका प्रभाव इतना अधिक था कि वह केवल पैट्रियार्क ऑफ फ्रांस से नीचे था। अच्छा, मैं समझ गया। आरव मेहरा ने सिर हिलाया, फिर उसने जोसेफ पर ध्यान देना बंद कर दिया और चिंतन में डूब गया। तुम क्या कर रहे हो? अभी भी चुप नहीं हुए? रॉस ने आरव मेहरा को देखा और जान गया कि उसे अब जोसेफ की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उसने तुरंत जोसेफ के पैर पर लात मारी ताकि इस अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को बाहर निकाल सके। चलो चचेरे भाई रॉस, चलो एल्डर काउंसिल की जांच करें और इस एल्डर लोगन को देखें। मैं देखना चाहता हूं कि उसे गिल्डेड रोज कितना चाहिए। ठीक है। दोनों विलियम की बहन के घर से निकले, आरव मेहरा आगे और रॉस उसके पीछे। वे लगभग 10 मिनट तक चले और आखिरकार मेहरा परिवार के सम्मेलन हॉल में पहुंच गए। ये सबसे पवित्र स्थान था और इसका उपयोग केवल तब किया जाता था जब एल्डर काउंसिल बुलाई जाती थी। वैसे भी यह आमतौर पर बहुत सुरक्षित होता था, लेकिन जब एल्डर काउंसिल बुलाई जाती थी तो इसे 100 गार्ड घेर लेते थे और एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी। क्या तुम अंधे हो? ये मेहरा परिवार का सम्मेलन हॉल है, वह स्थान जहां एल्डर काउंसिल इकट्ठा होती है। तुम क्यों नहीं चले जाते? आरव मेहरा सम्मेलन हॉल में पहुंचे ही थे कि कुछ गार्डों ने उनका रास्ता रोक दिया। अध्याय 339। इसके बाद एक विस्फोट हुआ जब आग का गोला गार्ड के रास्ते में आकर गिरा, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता। आसपास का माहौल शांत हो गया। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। रॉस ने अपनी उंगलियों पर बची हुई लपटों को बुझाने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने शपथ ली और कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश करने से पहले रास्ते में कुछ गार्ड को लात मारकर अलग कर दिया। 17 बुजुर्गों में से अधिकांश पहले से ही वहां थे। उन्होंने रॉस और आरव मेहरा को देखा, फिर भी किसी ने उनका अभिवादन नहीं किया। वे सभी 2 या 3 के समूहों में आपस में चर्चा कर रहे थे। लगता है कि आपके पास अच्छे सामाजिक कौशल नहीं हैं, चचेरे भाई रॉस। आरव मेहरा देख सकता था कि रिश्तों के मामले में रॉस जितना उसने सोचा था उससे भी बदतर था। ये मेहरा परिवार की शक्ति का मूल था। वहां बैठा हर एक व्यक्ति मेहरा परिवार का प्रभावशाली व्यक्ति था और उनके रवैये से पूरे परिवार का रवैया पता चलता था। दूसरे शब्दों में, मेहरा परिवार रॉस को बहुत पसंद नहीं करता था। आरव मेहरा ने ऐसे कई मामले देखे थे, लेकिन रॉस ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस बिंदु तक पहुंचा था। मेसन भी बेहतर स्थिति में था। थाउजेंड सल्फ सिटी में अमीरों के समूह में उसके कुछ अच्छे संबंध थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रॉस ने खुद भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये बुरे लोग उसे कोई सम्मान नहीं देंगे और अपने दिल में उन्हें कोसने से पहले 2 अजीबोगरीब हंसी निकालेंगे। अरे, क्या तुम्हें इतना ज्यादा होना है? क्या मेरा अभिवादन करने से तुम्हें जान से मार दिया जाएगा? जब आरव मेहरा ने रॉस को इस बारे में चिढ़ाया तो एक बार फिर दरवाजे खुले और ऑबे और लियोन एक दिवंगत एल्डर के साथ अंदर आए। मेहरा परिवार के 17 एल्डर आखिरकार इकट्ठे हुए। ऑबे के अंदर आने के बाद उसने अजीब सी मुस्कान के साथ आरव मेहरा को देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन लियोन लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। बमुश्किल अपना संतुलन ठीक करने के बाद उसने आरव मेहरा को पीला और भयभीत भाव से देखा, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियोन आरव मेहरा को देखते हुए सांस लेना लगभग भूल गया। उसने अपनी आंखें रगड़ी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन्हें फिर से जोर से रगड़ा, लेकिन वह अभी भी वहीं था। अरे, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सच में राजीव है। ये पुष्टि करने के बाद कि वह जो देख रहा था वह सच था, लियोन वहीं जम गया। क्या हो रहा है? वह यहाँ मेहरा परिवार के पास क्यों भागा? क्या वह पहले से ही थाउजेंड सल्फ सिटी में नहीं बस गया था? क्या वह मुझे छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुआ? ये मेहरा परिवार है, वह क्या योजना बना रहा है? हाय! आरव मेहरा ने लियोन को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। आखिरकार उसे एक परिचित माना जा सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आरव मेहरा के अभिवादन ने लियोन को और भी डरा दिया। तुम क्या योजना बना रहे हो? लियोन अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ उसकी छाती को ढंक रहे थे, जैसे कि वह एक छोटी लड़की हो जिसे कोई विकृत व्यक्ति घूर रहा हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने अजीब तरह से अपनी नाक खुजाई। उसने नहीं सोचा था कि एक साधारण अभिवादन वास्तव में इतनी अजीब प्रतिक्रिया प्राप्त करेगा। आरव मेहरा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और रॉस के बगल में बैठ गया, लेकिन उसके बैठने से लियोन को राहत महसूस करने में मदद नहीं मिली। मेहरा परिवार का वह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति अब आरव मेहरा को एक हैरान भाव से देख रहा था।
वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था या वह राक्षस मेहरा परिवार में कब आ गया था। क्या वह मामला अभी भी सुलझा नहीं है? क्या वह चाहता है कि मेहरा परिवार मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करे? ये बदमाशी है। लियोन बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने जल्दी से अपना गुस्सा शांत कर लिया। वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मूल रूप से वह उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए थाउजेंड सल्फ सिटी में जल्दी से गया था, लेकिन क्योंकि वह अपने क्रोध के साथ सावधान नहीं था, वह मन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिससे वह मन का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। यदि उसके शिक्षक हॉग ने कार्रवाई नहीं की होती, तो वह अपना पूरा जीवन जादू का उपयोग करने में सक्षम हुए बिना ही बिता सकता था। उसने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि उसका शिक्षक मामले की देखभाल करने के लिए चला गया है, इसलिए उसे अब इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अंत में परिणाम और भी बुरा था। वे गिल्डेड रोज में प्रवेश करने के बाद जोई से मिले। स्टार सेज जोई, क्लाउड टॉवर का स्वामी, एक शीर्ष आर्कमेज, ओकलैंड का स्वर्ग क्षेत्र के सबसे नजदीकी पावर हाउस। उसका नाम ही सभी को हिला देता था। लियोन के सामने खड़े असली व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। क्लाउड टॉवर में बिताए 20 वर्षों में उसने कभी स्टार सेज की एक झलक भी नहीं देखी थी, लेकिन वह थाउजेंड सल्फ सिटी में एक कीमिया की दुकान में उससे मिला। और उन परिस्थितियों में उस समय गुरु और शिष्य की जोड़ी मूर्खता से वहीं खड़ी थी। लियोन को यह भी याद नहीं था कि वह ओकलैंड कैसे लौटा। वह पूरे 1 महीने तक उलझन में रहा। 1 महीने बाद उसका गुरु उसे पेल प्लेन ले गया, जहां उसने कुछ महीने जादुई जानवरों से लड़ते हुए बिताए, लगातार जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। भारी दबाव में वह अंततः उस आघात को भूल गया जो उसने थाउजेंड सल्फ सिटी में झेला था। जादू की दुनिया ऐसी ही थी। जब तक कोई पर्याप्त समय और प्रयास निवेश करता है तो यह निश्चित रूप से प्रतिफल देता है। कुछ महीनों तक उस नारकीय जगह में रहने से उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई और वह अब 7वीं रैंक का उच्च जादूगर था। उसे लगा कि अगर वह उस राजीव को फिर से देख भी लेता तो वह पहले जितना नहीं डरता। लेकिन जब वह एल्डर काउंसिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हुआ तो उसे पता चल गया कि वह गलत था, बहुत गलत। वह अब 7वीं रैंक का हाई मैच था, जिसके कारण उसे ओकलैंड में युवा पीढ़ी का नंबर 1 मैच बनना चाहिए था। लेकिन तब भी जब उसने राजीव मेहरा को देखा तो वह डरा हुआ था। इस समय लियोन वास्तव में कहना चाहता था, अरे तुम क्या योजना बना रहे हो? तुमने मुझे पहले ही डरा दिया है, क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते? लेकिन दुर्भाग्य से लियोन ने उन शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहने के लिए उसे 100 गुना अधिक साहसी होने की आवश्यकता होगी। 17 बुजुर्गों के आने और सभी के बैठने के बाद पैट्रियार्क ऑफ्रान ने कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश किया। वह मेज के शीर्ष पर बैठा और सभी को देखने से पहले कहा, सभी यहाँ हैं, बैठक शुरू होनी चाहिए। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से त्यागपत्र सुना जा सकता था। कॉन्फ्रेंस हॉल वह जगह थी जिससे उसे सबसे अधिक नफरत थी। हर बार जब वह आता तो उसे उन बूढ़े लोगों से शर्मिंदगी होती, खासकर आज। क्या हो सकता है, ये सोचकर ऑफ्रान चुपके से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। ये राजीव के साथ वाकई अन्याय है। अगर वह कर सकता तो ऑफ्रान खड़ा होकर राजीव की ओर से कुछ शब्द कहता। दुर्भाग्य से ऑफ्रान जानता था कि यह कोई विकल्प नहीं था। मेहरा परिवार के मुखिया के रूप में उसे अक्सर बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना पड़ता था। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गिल्डेड रोज की संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण थी। लियोन और रॉस के अलावा 17 बुजुर्गों में से 15 राजीव से गिल्डेड रोज को सौंपने की मांग करने में एकजुट थे। यहाँ तक कि कुलपति के रूप में ऑफ्रान के पास भी हल्के से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह राजीव की ओर से न्याय और निष्पक्षता की बात करने के लिए खड़ा होता तो वह अनिवार्य रूप से पूरी एल्डर काउंसिल का निशाना बन जाता। खास तौर पर लोगन। राजीव को गिल्डेड रोज सौंपने का प्रस्ताव लोगन की ओर से आया था। इसके खिलाफ खड़े होने का मतलब था लोगन के खिलाफ खड़े होना, और लोगन पूरी लोरेन शाखा के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। उसके खिलाफ खड़े होने से संभवतः मेहरा परिवार टूट सकता था। ऑफ्रान ये सोचकर फिर से अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। वह मेहरा परिवार के हितों के सामने निष्पक्षता को छोड़ ही सकता था। राजीव मेहरा चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह परिवार के लिए केवल एक दयनीय बलिदान ही बन सकता था। ऑफ्रान ने माफी और सहानुभूति से भरी आरव मेहरा की ओर एक नज़र डाली। वह युवक उसके निरंतर अनुनय के तहत मेहरा परिवार में वापस आ गया था और उसने भविष्य के खतरे स्टेन वॉटसन को खत्म करके मेहरा परिवार में एक महान योगदान दिया था। ये कहना झूठ होगा कि ऑफ्रान इस बारे में रोमांचित नहीं था, लेकिन उसके द्वारा नियंत्रित गिल्डेड रोज ने दूसरों की ईर्ष्या को आकर्षित किया। आज का पहला विषय रेजिंग फ्लेम प्लेन का विस्तार करने वाली प्लानलीजन है। थॉर्न ने पहले ही 3 जरूरी पत्र भेजे हैं जिसमें बताया गया है कि रेजिंग फ्लेम बीस्टमैन के हालिया हमले और भी भयंकर थे। मेहरा परिवार के प्लानलीजन को हुए नुकसान विनाशकारी हैं, उन्हें महीने के भीतर सुदृढ़ करना होगा। पहला पत्र प्राप्त करने के बाद हमने पहले से ही एक सुदृढ़ीकरण योजना तैयार कर ली थी और लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान इसे 30,000 स्वर्ण पर रखता है। हर कोई इसके बारे में क्या सोचता है? ऑफ्रान के समाप्त होने के बाद एल्डर्स ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। आरव मेहरा ने लापरवाही से चारों ओर देखा और देखा कि एल्डर्स में रॉस सबसे अलग थलग था। जब वे सभी चर्चा कर रहे थे, रॉस अकेले छत को घूर रहा था। यह उसकी मर्जी से नहीं था। कोई भी उसके साथ चर्चा करने को तैयार नहीं था। लियोन की स्थिति बेहतर थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
केवल एक 40 वर्षीय एल्डर था जो लियोन के साथ चर्चा करने को तैयार था। एल्डर काउंसिल की अधिकांश शक्ति 2 गुटों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक 5 एल्डर्स का समूह जिसका नेतृत्व ओबे मेहरा कर रहे थे। दूसरा गुट 7 एल्डर्स का समूह था जिसका नेतृत्व एक एल्डर कर रहा था जो 60 के दशक में लग रहा था। आरव मेहरा अनुमान लगा सकते थे कि यह बूढ़ा आदमी संभवतः लोगन लोरेन था। अध्याय 340। जल्द ही लोगान के समूह ने एक निर्णय लिया। अप्रत्याशित रूप से राय व्यक्त करने वाला पहला व्यक्ति स्वयं लोगान था। सावधानी से संवारे गए सफ़ेद बालों वाला वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठा और धीरे से खड़ा हो गया। पैट्रियार्क ऑफ्रान, मुझे आपको सावधानीपूर्वक याद दिलाना है, 30,000 स्वर्ण कोई छोटी राशि नहीं है। मेहरा परिवार के पास ऐसे स्थिर संसाधन नहीं है कि वे रेजिंग फ्लेम प्लेन में एक प्लेन लीजन की स्थापना कर सकें। मेरा मानना है कि हमें थॉर्न को एक पत्र लिखना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसका मिशन युद्ध में परिवार के धन का उपयोग करने के बजाय परिवार के लिए धन अर्जित करना है। एल्डर लोगान। जैसे ही लोगान ने बात खत्म की, ओबे अपने चेहरे पर असंतोष के भाव के साथ खड़ा हो गया। मेरे पिता कई सालों से रेजिंग फ्लेम प्लेन में अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कभी भी परिवार के हितों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया है ना? अगर रेजिंग फ्लेम बीस्टमैन ने भयंकर आक्रमण शुरू नहीं किया होता और प्लेन लीजन को भारी नुकसान नहीं पहुंचाया होता, तो क्या मेरे पिता सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करते? हाँ ओबे, तुम अपने पिता की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि मेहरा परिवार सिर्फ एक व्यक्ति के हितों की सेवा नहीं करता। हर कोई जानता है कि तुम्हारे पिता रेजिंग फ्लेम प्लेन में परिवार के लिए कितना कुछ लेकर आए। लेकिन हम 30,000 स्वर्णों की बात कर रहे हैं। काश मेहरा परिवार पैसे बनाने में माहिर होता। मैं तुम्हें बता दूं, मेहरा परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत तंग है। हम 30,000 स्वर्ण नहीं निकाल सकते। अगर तुम में क्षमता है तो तुम्हें खुद ही वह राशि जुटानी चाहिए। मैं तुम्हें एल्डर काउंसिल को यह समझाने में मदद करूंगा कि इसे अपने निवेश के रूप में इस्तेमाल करो और ऐसा बनाओ कि अगर मेहरा परिवार रेजिंग फ्लेम प्लेन से कुछ भी कमाता है तो सारी कमाई तुम्हें मिले। ओबे गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। वह कुछ और नहीं कह सका क्योंकि यह ओबे की कमजोरी थी। वह एक कीमियागर था। हर कोई जानता था कि एक कीमियागर को पालने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, खासतौर पर ओबे जैसे कीमियागर को। मास्टर कीमियागर बनने के बाद उसे परिवार का समर्थन मिला था और उसकी खपत को केवल भयावह ही कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि उसके पिता थॉर्न ने रेजिंग फ्लेम प्लेन से जो मुनाफा कमाया था वह सब ओबे में निवेश किया गया था। अब 30 मिलियन तो दूर, पिता और पुत्र की जोड़ी उसका 10वां हिस्सा भी नहीं निकाल पाए। यही असली वजह थी कि ओबे गिल्डेड रोज में निवेश करना चाहता था। ओबे को ऐसी सोना बनाने वाली मशीन की जरूरत थी। दुर्भाग्य से राजीव मेहरा सहमत नहीं थे। संक्षेप में, मेहरा परिवार की वित्तीय स्थिति हमें रेजिंग फ्लेम प्लेन को सुदृढ़ करने की अनुमति नहीं दे सकती। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अनुशंसा करता हूं कि हम सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली राशि को 5,000 स्वर्ण तक सीमित रखें। इससे अधिक कुछ भी केवल मेहरा परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक ही प्रतीक्षा कर सकता है। समर्थन। सहमत। 7 बुजुर्गों ने लोगन के प्रस्ताव के लिए तुरंत समर्थन दिखाया। वे लोगन के चारों ओर थे, स्पष्ट रूप से उसके गुट का हिस्सा थे। बुजुर्गों, मेरा मानना है कि आप सभी रेजिंग फ्लेम प्लेन की स्थिति को मुझसे ज्यादा समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ओकलैंड की सारी सेनाएं रेजिंग फ्लेम प्लेन पर कब्जा करने की होड़ में हैं, और यह कहा जा सकता है कि जो भी रेजिंग फ्लेम प्लेन को नियंत्रित करेगा वह ओकलैंड की नंबर 1 सेना बन जाएगा। मेरे पिता वर्तमान में रेजिंग फ्लेम प्लेन में संघर्ष करने के लिए प्लान लीजन का नेतृत्व कर रहे हैं। रेजिंग फ्लेम बीस्टमैन के भयंकर हमलों का डटकर विरोध कर रहे हैं। उन्हें परिवार से सिर्फ कुछ सहायता चाहिए, बस 30,000 स्वर्ण। परिवार के पास कुछ बचत है। मुझे मत बताना कि वे इतनी राशि भी नहीं निकाल सकते। ये राशि इस बात की गारंटी देगी कि मेहरा परिवार को रेजिंग फ्लेम प्लेन से बाहर नहीं निकाला जाएगा और ओकलैंड में नंबर 1 सेना बनने का मौका मिलेगा। बड़ों, क्या वे 30,000 स्वर्ण खर्च करने लायक नहीं हैं? ओबे के शब्दों पर कुछ एल्डर्स की प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से सामने आईं। इस प्रकार एल्डर काउंसिल में शोर शराबा शुरू हो गया। लियोन के पक्ष और रॉस के मतदान से दूर रहने के अलावा शेष 14 एल्डर्स 2 गुटों में विभाजित हो गए, इस बात पर अंतहीन बहस करते रहे कि उन्हें 30,000 स्वर्ण खर्च करना चाहिए या नहीं। यह आरव मेहरा के लिए एक आंख खोलने वाला था। सम्मानित एल्डर काउंसिल एक खाद्य बाजार में बदल गई थी। वे अच्छी तरह से तैयार एल्डर्स 29,000 स्वर्णों के कारण सौदेबाजी करने वाली आंटियां और फेरी वाले बन गए, एक दूसरे की आस्तीन खींच रहे थे। 1 घंटे बाद तर्क अभी तक हल नहीं हुआ था। अंत में कोई भी पक्ष दूसरे को मना नहीं सका। ठीक है, इस विषय को अस्थायी रूप से अलग रखा जाएगा। 1 घंटे के बाद ऑफ्रान, जो अपने मंदिरों की मालिश कर रहा था, हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि दोनों पक्ष अपनी सांसों को फिर से पाने के लिए एक पल ले रहे थे। इस निर्णय पर किसी ने आपत्ति नहीं की। वे सभी जानते थे कि इस बहस को जारी रखने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार उनमें से किसी के पास दूसरे पक्ष पर दबाव
डालने के लिए कुछ भी नहीं था जब तक कि वे ओफ्रान को हस्तक्षेप करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए कुलपति के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए राजी न कर लें। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था। जब बहस अपने चरम पर थी तब भी न तो लोगन और न ही ओबे ने ओफ्रान को हस्तक्षेप करने के लिए कहा। यह एल्डर काउंसिल की मौन सहमति थी। जो कोई भी इसकी अवहेलना करता उसे बाकी सभी लोग किनारे कर देते, क्योंकि ओफ्रान को हस्तक्षेप करने के लिए कहने से उसे एल्डर काउंसिल में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता। ये 30,000 स्वर्ण या 50,000 स्वर्ण का मामला नहीं था। इस प्रकार वे मौन रूप से इस बहस को फिलहाल अलग रखने के लिए सहमत हो गए। ओफ्रान जानता था कि वे सभी क्या सोच रहे थे और दूसरे विषय को उठाने से पहले उसने आह भरी। अगला विषय 13 एल्डर्स द्वारा उठाया गया। 1000 सल सिटी के राजीव मेहरा बहुत छोटे हैं और उनमें अनुभव की कमी है। उनमें योग्यता की भी कमी है और वे अकेले गिल्डेड रोज को नहीं चला सकते, इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि वे गिल्डेड रोज का अधिकार किसी और को सौंप दें और एल्डर काउंसिल को इसकी देखरेख करने दें। राजीव मेहरा के परिपक्व होने के बाद इसे वापस दे दिया जाएगा। सभी क्या सोचते हैं? इस बार हॉल आश्चर्यजनक रूप से शांत था। सभी एल्डर्स बैठे रहे और किसी ने भी दूसरों से चर्चा नहीं की, क्योंकि इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पूरी एल्डर काउंसिल का निर्णय था। मैं सहमत हूँ। लोगन एक बार फिर खड़ा हो गया। मैं पहले ये घोषित कर दूं, राजीव मेहरा, मैं अपनी स्वीकृति इसलिए नहीं व्यक्त कर रहा हूं कि मैं तुमसे नाराज हूं, बल्कि पूरे मेहरा परिवार के हित के लिए। तुम बहुत छोटे हो और जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी मैं कुछ हजार सोने के सिक्कों के लिए चिंतित था। फिर भी तुम पहले से ही गिल्डेड रोज को नियंत्रित करते हो, तुम इतनी बड़ी संपत्ति को नियंत्रित करते हो। ये कहने के बाद लोगन के शब्द बदल गए। लेकिन आपके पास अपनी संपत्ति का उपयोग करने की क्षमता नहीं है। ऑकलैंड में आपने जो किया उसे देखिए। 1 महीने पहले आपने ब्लैक हॉर्न नीलामी में 37,000 स्वर्ण पदक खर्च किए, सिर्फ कुछ जादुई सामग्री खरीदने के लिए, खास तौर पर स्टार जेम। सिर्फ शार्लोट परिवार से दुश्मनी के कारण आपने इस पर पूरे 20,000 स्वर्ण पदक खर्च कर दिए। आपने इस मीटिंग का पहला विषय सुना है, इसलिए आपको समझना चाहिए कि 20,000 स्वर्ण पदक होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है बड़ी मात्रा में उपकरण, बड़ी संख्या में योद्धा और उग्रज्वाला बीस्टमैन के भयंकर हमलों को संभालने की क्षमता। ये सही है। ओबे, जो लोगन से झगड़ रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पिछली असहमति को भूल गया हो और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जिससे लोगन के लिए उसका समर्थन व्यक्त हुआ। हाँ, आप देखिए, ओबे न केवल आपसे बेहतर है बल्कि वह बहुत ज्यादा समझदार भी है। राजीव मेहरा, क्या आपको वाकई लगता है कि हैंसन शार्लोट से बदला लेने के लिए 20,000 गोल्ड खर्च करना इसके लायक है? मुझे वाकई लगता है कि आप अपने व्यक्तित्व से गिल्डेड रोज को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मैं एल्डर काउंसिल के सुझाव से सहमत हूं कि जब तक आप मेहरा परिवार के हितों के बारे में सोचने के लिए परिपक्व और समझदार नहीं हो जाते, तब तक हमें गिल्डेड रोज का प्रबंधन करने दें। तभी आपको गिल्डेड रोज वापस मिलेगा। सहमत, सहमत, सहमत। ये पहले विषय से कहीं ज्यादा जीवन था। इस बार शेष 16 एल्डर्स में से 14 ने स्वीकृति में अपने हाथ उठाए। केवल 2 ही बचे, रॉस और लियोन। रॉस के लिए यह बिल्कुल सामान्य था क्योंकि वह पहले से ही आरब मेहरा के गुट का हिस्सा था। लियोन के लिए ऐसा इसलिए था क्योंकि वह डरा हुआ था। वास्तव में जब दूसरा विषय सामने आया तो लियोन का चेहरा और भी पीला पड़ गया, क्योंकि लियोन ने कुछ सुना था। ये पता चला कि पैट्रियार्क ओफ्रान ही वह व्यक्ति था जिसने उसे परिवार में वापस लौटने के लिए राजी किया था। ये सोचकर लियोन को कोसना चाहता था। पैट्रियार्क, ओह पैट्रियार्क, क्या आपकी दृष्टि उम्र के साथ खराब हो रही है? आप ऐसे किसी व्यक्ति को क्यों याद करेंगे जो मेहरा परिवार को परेशान करेगा? और यह सबसे बुरी बात नहीं थी। लियोन को पागल करने वाली बात यह थी कि पहली एल्डर काउंसिल में, जिसमें उसने महीनों भाग लिया था, वे राजीव मेहरा के हाथों से गिल्डेड रोज को अपने कब्जे में लेने की बात करने लगे थे। तुम पागल हो। तुम उसके गिल्डेड रोज को अपने कब्जे में लेना चाहते हो। क्या तुम जीने से थक गए हो? क्या मैं तुम्हारे लिए रस्सी ढूंढूं ताकि तुम मुझे इसमें न घसीटें? लियोन मेहरा पूरे समय कांप रहा था। जब लोगन ने सभी को वोट करने के लिए कहा तो लियोन और भी ज्यादा डर गया। वह चाहता था कि वह मेज के नीचे एक छेद कर सके। वह स्वीकृति में अपना हाथ कैसे उठा सकता था?